नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच कपिल बजाज जी मौजूद हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया किसी मीडिया के अधीन होकर के काम करने का। हमेशा अपना एक इंडिपेंडेंस इन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तान्या क्योर बाय नेचर में। थोड़ा सा अपना जी नमस्ते, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन अगर आप हमारे दर्शकों को दे दे तो बहुत अच्छा होगा। जी, मैं एक बहुत सालों से एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पे, एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरा अनुभव रहा है बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करने का। पीटीआई में मैं 5 साल मैंने काम किया। बिजनेस टुडे मैगजीन में भी मैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट था, वहाँ काम किया मैंने। गवर्नेंस नाउ मैगजीन में भी मैंने काम किया और इस तरह से और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में भी। तो अबाउट 14-15 साल मैंने बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया है। और फिर थोड़ा डिस्टरबेंस आ रही है सर आपके आवाज में ना थोड़ी सी। अच्छा, तो अभी ठीक है मेरी आवाज? अभी ठीक से आ रहा है? हाँ जी, अभी ठीक है जी। हाँ, तो मेरा मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने का भी अनुभव रहा है 13-14 साल, और काफी सालों से मैं एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो और कुछ सालों से ये भी रहा है कि कुछ जर्नलिज्म के साथ साथ मैंने कुछ एक्टिविज्म भी किया है। खासकर जो भारत में बहुत बदलाव आए लिबरलाइजेशन के बाद, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेटाइजेशन, इन चीज़ों पे मैंने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हैं। अपने ब्लॉग, मेरा एक ब्लॉग है जिस पे मैं लिखता हूँ, और इसके अलावा कुछ मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। तो मेरा यानी एक तरह से जर्नलिज्म और एक्टिविज्म को जोड़ के मैंने कुछ काम करने की कोशिश की है। तो मेरा पब्लिक हेल्थ से कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन ये हुआ कि जब मैं बिजनेस टुडे में काम करता था, ये बात है कुछ, मैं वहाँ काम किया मैंने 2006 से 2008 तक, करीब करीब 2-2.5 साल। तो वहाँ मैंने एक मेरा अनुभव हुआ जो जिसने मुझे फिर इस ओर लेके आया, कुछ पब्लिक हेल्थ के ऊपर लिखने की का मुझे हुआ। और फिर ये जब कोरोना का स्कैम शुरू हुआ मार्च, इस महीने मार्च में, तो मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने आर्टिकल्स लिखे थे 2011 से, वो आर्टिकल वो सारा एक्सपीरियंस मेरे काम आया। और मैंने फिर देखा कि ये एक स्कैम है और ये पूरी तरह से इंजीनियर किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। ये कोई नेचुरल कोई महामारी नहीं फैली है दुनिया में, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र देखा जाए तो कुछ नया भी नहीं था, क्योंकि ये स्वाइन फ्लू का 2009 में WHO कर चुका था ये षड्यंत्र, जो एक फेक पैंडेमिक था। ये फिर शुरू हुआ मार्च में कोरोना वायरस के नाम से, और मैं ये देख पाया बहुत आसानी से। और फिर मार्च से ही मैंने आर्टिकल्स और लिखने शुरू किए। मार्च से मैं लगातार लिखता रहा हूँ अपने ब्लॉग पे, और बताता रहा हूँ लोगों को कि ये इसके पीछे क्या हो रहा है, और ये भारत सरकार में क्या बदलाव हुए। 2006 से मैंने बताया कि 2006 में एक बहुत बड़ा काम हुआ भारत में, और वो ये हुआ कि भारत सरकार को कैप्चर किया गया बिल गेट्स जैसे लोगों द्वारा। और इसमें पूरी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, कांग्रेस तो खासकर, इसके अलावा भी और पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, जिन्होंने जो बिल गेट्स को एक जगह दे दी भारत सरकार के अंदर। ये 2006 में हुआ ये काम, और 14 सालों में बिल गेट्स का जो नेटवर्क था वो पूरी भारत सरकार पे, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में फैलता गया। और वो 14 साल जो इन्होंने काम किया भारत में नेताओं को खरीदने का और ब्यूरोक्रेट्स को खरीदने का, उसका फल अब हम भुगत रहे हैं 2020 में, जब उनका नेटवर्क इतना फैल चुका है और उनका भारत सरकार पे इतना गहरा कब्जा हो चुका है कि अब कोई रेजिस्टेंस बची नहीं भारत में। यानी सारी पॉलिटिकल पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे हैं, एक पेज पे हैं, वो पूरा इस षड्यंत्र में शामिल हैं। मास मीडिया तो शुरू से ही था, जैसे मैंने बताया 2006 से जब ये कैप्चर किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तब से लेकर आज तक मास मीडिया ने किसी भी तरीके से
जनता को आगाह करने की कोशिश नहीं की, कोई क्रिटिकली और कोई क्रिटिकल तरीके से इस पूरे षड्यंत्र को देखने की कोशिश नहीं की, इसको एक्सपोज करने की कोशिश नहीं की, बल्कि साथ दिया। तो मास मीडिया आज भी साथ है, यानी 14 साल से वो इस षड्यंत्र में साथ है। भारत सरकार का कैप्चर होने दिया गया, मास मीडिया ने कुछ नहीं कहा। और आज जब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस षड्यंत्र को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और एक न्यू नॉर्मल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से एक पूरी दुनिया को रिकास्ट किया जा रहा है, डेमोक्रेसीज को खत्म करके पूरी तरह से पूरी दुनिया में डेमोक्रेसीज का ये एक तरह से विनाश कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर एक टोटलिटेरियन और एक डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लोगों के ऊपर बायो सिक्योरिटी थोपी जाएगी, जो कि थोपी जा चुकी है। हम देख रहे हैं पिछले 5-6 महीनों में, यानी पब्लिक हेल्थ के नाम पर लोगों पर एक बायो सिक्योरिटी का, एक बायो जिसको आप टेररिज्म कहते हैं, वो एक सरकारों की तरफ से किया जा रहा है अपनी खुद की पॉपुलेशन पे, अपनी खुद की जनता पे, जो हम 6 महीने से देख रहे हैं। फेस मास्किंग और सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, ये समाज को तोड़ने का काम, लोकतंत्र को तोड़ने का काम पूरी दुनिया में चल रहा है। तो ये जो हम देख रहे हैं, इसमें भारत में रेजिस्टेंस जीरो है, शून्य, कोई है ही नहीं। आप कोई अखबार उठाएं, कुछ इवन आप सोशल मीडिया पे भी देख लें तो आप पाएंगे कि इसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं कर रहा, किसी तरह की क्रिटिकल सोच ही नहीं है कि कोई व्यक्ति को जो कह सके कि हाँ ये तो कुछ सस्पेक्ट लगता है, कुछ संदेहास्पद लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि जो आर्टिफिशियल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो सकता है कि अचानक आज तक दुनिया में जो नहीं हुआ कि एक वायरस से आप पूरी दुनिया को बंद कर देते हैं और ऐसी कोई मौतें भी नहीं हो रही, ऐसी कोई इन्फेक्शन रेट भी नहीं है। तो क्रिटिकली देखने का काम तो हो ही नहीं रहा। जो नैरेटिव इंटरनेशनली भारत को दिया गया है, भारत सरकार को, उस नैरेटिव को इम्पोज किया जा रहा है, उसी मीडिया भी उसी को इम्पोज कर रहा है, बिग बिजनेस भी उसको इम्पोज कर रहा है और गवर्नमेंट भी उसको इम्पोज कर रही है। और लोगों के पास अब कोई रूम नहीं रहा, कोई जगह नहीं रही जहां वो इसको क्रिटिकली देख सकें या कोई ऐसा व्यू एक्सप्रेस कर सकें जो इस नैरेटिव के खिलाफ जाता है। यानी ये नैरेटिव पूरी तरह से एक प्लेबुक है जो जैसे और सरकारों को दी गई वैसे भारत सरकार को दी गई, और भारत सरकार जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। और भारत सरकार अगर ये इम्प्लीमेंट ना करती, वो इन ग्लोबलिस्ट जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने ये इतना बड़ा फ्रॉड किया है कोरोना वायरस के नाम पे, अगर भारत सरकार उनका साथ ना देती, क्योंकि भारत सरकार किनको रिप्रेजेंट करती है? भारत सरकार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करती है और जिसकी आबादी है 135 करोड़, चाइना के बाद सबसे बड़ा जो पॉपुलस जो देश है। तो अगर भारत सरकार ना करती तो ये कोरोना वायरस फ्रॉड हो ही नहीं सकता था, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता था। तो भारत सरकार का जो सहयोग 14 साल में मिला है, भारत सरकार को जो कैप्चर किया गया, बिल गेट्स और रॉकफेलर फाउंडेशन और जितनी भी बड़ी बड़ी आपकी ग्लोबलिस्ट मेडिकल फ्रॉड और मेडिकल मार्शल लॉ से जुड़ी हुई जो ऑर्गेनाइजेशन है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और न जाने कौन कौन, एमरी यूनिवर्सिटी और भी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस पूरे फ्रॉड में शामिल हैं, अगर ये कैप्चर ना हुआ होता भारत सरकार का और भारत सरकार ने इनका सहयोग ना किया होता, तो पूरी दुनिया में ये फ्रॉड नहीं हो सकता था। और अब जो हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के फ्रॉड के बाद, जो वैक्सीन से लोगों को डराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब आपकी जिंदगी वापस नॉर्मल हो ही नहीं सकती जब तक 7 बिलियन लोग जो इस दुनिया में रहते हैं उन सबको कोविड का वैक्सीन का टीका नहीं लगा दिया जाता। अब इससे बड़ा फ्रॉड और क्या होगा? आज तक इन्फ्लुएंजा की बहुत सारी वैक्सीन आई, उससे इन्फ्लुएंजा दूर नहीं हुआ, क्योंकि वो ठंडी है, एक सिवियर किस्म की कोल्ड होती है इन्फ्लुएंजा, और ये भी वही है, एक नए नाम से आपने उसको कोरोना कह दिया। तो आपकी इस कोविड वैक्सीन से क्या होगा? लेकिन भारत में आप देखेंगे कि इस वैक्सीन का भी कोई विरोध नहीं हो रहा। ना सिर्फ विरोध नहीं हो रहा, बल्कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। भारत की जो सीरम, भारत में जो एक कंपनी है पूना में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो दुनिया की सबसे बड़ी बाय वॉल्यूम वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बाय वॉल्यूम से मतलब है इतना रेवेन्यू वो नहीं कमाती जितनी और बड़ी कंपनियां कमाती हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम वाइज हम देखें, जितने वो वैक्सीन के इंजेक्शन बनाती हैं, उसमें वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है बाय वॉल्यूम।
तो भारत में वैक्सीन माफिया का भी सेंटर है भारत, ना सिर्फ, और भारत सबसे बड़ा सहयोगी देश है उन ग्लोबलिस्ट क्रिमिनल्स का जिन्होंने कोरोना वायरस का फ्रॉड पूरी दुनिया में किया है। अगर भारत का सहयोग ना होता तो ये पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में ये केवल 14 साल की जो पूरा कैप्चर हुआ है भारत सरकार का, गेट्स फाउंडेशन जिसमें शामिल है, रॉकफेलर फाउंडेशन जिसमें शामिल है, जिसमें आपके भारत के सबसे टॉप के बिलियनियर्स शामिल हैं, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें इन्फोसिस के नंदन नीलेकनी शामिल हैं, जो बहुत अच्छे दोस्त हैं बिल गेट्स के, जिन्होंने आधार प्रोजेक्ट लेके आए और आधार से उन्होंने पूरे भारत में एक सर्वेलेंस स्टेट बनाने की कोशिश की है, जो उसका हम नतीजा आज देख रहे हैं कि बायोमेट्रिक आइडेंटिटी देके लोगों को उनका पूरी जो सिटीजन हैं, आपके नागरिक हैं, उनकी सर्वेलेंस कराई जाए। और जो एक कैशलेस इकोनॉमी का जो एजेंडा है ग्लोबलिस्ट क्रिमिनल्स का, जिसमें बिल गेट्स वगैरह का, उससे भी ये आधार प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है। और ये जो एक बायो सिक्योरिटी का निजाम, बायो सिक्योरिटी की व्यवस्था लोगों पे थोपी गई है पब्लिक हेल्थ के नाम पे, यानी पब्लिक हेल्थ तो बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट लगता है सुनने में, लेकिन उसके पीछे क्या है? उसके पीछे बायो सिक्योरिटी का एक व्यवस्था है कि पूरी दुनिया पे थोप दी गई है। ऐसे ही जैसे दुनिया में जैसे एक बायो वॉर चल रही है, एक बायो टेररिज्म चल रहा है, और पूरी दुनिया के ऊपर एक उस वॉर के का जो एक स्पेशल एक अरेंजमेंट होता है, जिसमें हर आदमी एक सस्पेक्ट है, हर आदमी एक सस्पेक्ट वायरस का कैरियर है। मैं सांस भी ले रहा हूं, अगर जो कि नेचुरल मेरा है, मैं जिंदा हूं इसलिए मैं सांस ले पा रहा हूं, तो वो भी एक सस्पेक्ट एक्टिविटी बना दी गई कि आप सांस भी ले रहे हैं तो वो भी आप फ्रीली नहीं ले सकते, आपको मुंह पे मास्क पहनना है। तो ये जो बायो सिक्योरिटी का पूरा एक निजाम लोगों पे थोपा गया है, ये सब आपका जुड़ा हुआ है एक सर्वेलेंस स्टेट बनाने की, पूरी दुनिया को में एक सर्वेलेंस का एक व्यवस्था बना दी जाए कि हर व्यक्ति जो होगा उसकी हर एक्टिविटी को निगरानी रखी जाएगी सरकार की तरफ से, और एक किस्म की टोटलिटेरियन किस्म की सरकार, डिक्टेटोरियल किस्म की सरकार होगी, एक टॉप डाउन कंट्रोल होगा उसका, और हर चीज को सर्वेल किया जाएगा। ये निजाम जो है ये भी जुड़ा हुआ है उस आधार से जो बिल गेट्स के जो दोस्त हैं नंदन नीलेकनी, जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो भारत के जितने बिलियनियर्स हैं, जिसमें नारायण मूर्ति इन्फोसिस के शामिल हैं, नंदन नीलेकनी शामिल हैं, रतन टाटा शामिल हैं। रतन टाटा बहुत ही नजदीकी सहयोगी हैं बिल गेट्स के। इसके अलावा मुकेश अंबानी उसमें शामिल हैं, आनंद महिंद्रा उसमें शामिल हैं, हरपाल सिंह जो हैं रणबक्सी और फोर्टिस के जो हेल्थ केयर के बिजनेसेस हैं उनसे जुड़े हुए, उनके जो प्रमोटर हैं, जिनके दामाद मालविंदर सिंह आजकल सुना है जेल में हैं, रणबक्सी के जो प्रमोटर थे, हरपाल सिंह उसमें शामिल हैं, गोदरेज उसमें शामिल हैं। गोदरेज भी बिल गेट्स के सहयोगी हैं। अजीम प्रेमजी बिल गेट्स के सहयोगी हैं। साइरस पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक हैं, और उनके बेटे जो हैं अतर पूनावाला, ये भी बिल गेट्स के बहुत ही क्लोज सहयोगी हैं। यानी वैक्सीन माफिया भी अगर आप देखें तो भारत में ही उसके हेडक्वार्टर्स हैं एक तरह से, जो बिल गेट्स का वैक्सीन माफिया है। तो आप ये पाएंगी कि एक पूरी एक कैप्चर हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006 में। ये कैप्चर हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बताया गया। एक्चुअल में वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही नहीं थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो 2006 में स्थापित की गई, जिसमें जो गेट्स फाउंडेशन थी, जिसमें शामिल उसको स्थापित करने में मैकेंसी थी, मैकेंसी एंड कंपनी, जो एक बहुत बड़ी अमेरिका की एक कंसल्टिंग कंपनी है जो बिल गेट्स के लिए काम करती है पूरी दुनिया में। मैकेंसी का काम ही है पूरी दुनिया में बिल गेट्स का जो ग्लोबल हेल्थ एजेंडा है, या ग्लोबल हेल्थ इंपीरियलिज्म है, साम्राज्यवाद है, उसको फैलाना। और पिछले 15-20 सालों में जो बिल गेट्स ने एक ग्लोबल हेल्थ इंपीरियलिज्म का पूरा एक निजाम बनाया है, उसमें मैकेंसी का बहुत बड़ा हाथ है। यानी हेल्थ केयर को प्राइवेटाइज करने में,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे सारा गोरख धंधा करने में सारे देशों में, उसमें मैकेंसी का बहुत बड़ा हाथ है। तो भारत में ये जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम की एक फ्रॉडुलेंट संस्था बनाई गई भारत सरकार को एक तरह से कैप्चर करने के लिए, जो 2006 में बनी, उसमें गेट्स फाउंडेशन शामिल थी, उसमें मैकेंसी एंड कंपनी शामिल थी, और उसमें भारत सरकार के 2 बड़े बड़े ऑफिशियल्स शामिल, अधिकारी शामिल थे। एक तो एम्स जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के जो दिल्ली में जो है, उसके कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हेड थे के श्रीनाथ रेड्डी, वो उसमें शामिल थे इस षड्यंत्र में। और एक काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल हैं R.A. माशेलकर, जो भारत सरकार के उस समय सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी थे, वो भी उसमें शामिल थे। जो मिनिस्ट्री ऑफ CSIR है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, तो R.A. माशेलकर भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। तो मैकेंसी के रजत गुप्ता, जो एक तरह से बिल गेट्स का ही उस समय, बिल गेट्स के एक तरह से नौकर थे, उनके एजेंट थे, उन्होंने वो इस तरह से लीडर थे इस पूरी टीम के, जिन्होंने PHFI को स्थापित किया। और मनमोहन सिंह सरकार ने उनका पूरा सहयोग किया। यानी मनमोहन सिंह सरकार पे जो इनका कब्जा था, रजत गुप्ता का, जो मैकेंसी के हेड थे उस समय, मैकेंसी एंड कंपनी के, और जैसे मैंने बताया कि रजत गुप्ता और मैकेंसी जो है, दोनों बिल गेट्स के लिए काम कर रहे थे। इन्होंने पूरी तरीके से इस UPA 1 सरकार को, जो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार थी, इस पे पूरा इनका जबरदस्त इन्फ्लुएंस हो गया था 2006 से ही। और यानी मनमोहन सिंह सरकार इनकी बहुत एक्टिव हेल्प कर रहे थे। तो फरवरी 2006 में ये संस्था को रजिस्टर किया गया, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, PHFI, और ये षड्यंत्र शुरू हुआ। और अगले ही महीने मार्च 2006 में मनमोहन सिंह ने एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें इसको लॉन्च किया गया। वो लॉन्च फंक्शन था जिसमें मनमोहन सिंह सरकार के और भी कैबिनेट मिनिस्टर शामिल थे। उस समय HRD मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल, और हेल्थ मिनिस्टर थे अंबुमणि रामादास। ये सब लोग उसमें शामिल थे उस फंक्शन में, और बड़े बड़े लोग उसमें आए थे। अमर्त्य सेन, जो एक बहुत बड़े तथाकथित इकोनॉमिस्ट हैं, जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जो कि एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के एमेरिटस प्रोफेसर भी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल इनाम याफ्ता हैं, वो भी इसमें शामिल थे। तो ये मार्च 2006 में ये संस्था बनाई गई, और जिसमें सहयोग मिला भारत के जो बड़े बड़े बिलियनियर है उनका, जिसमें टाटा फाउंडेशन शामिल थी, इन्फोसिस फाउंडेशन शामिल थी, शिव नादर जो HCL कंपनी के, वो भी इसके प्रमोटर हैं शुरू से ही, शिव नादर HCL टेक्नोलॉजीज के। तो बड़ी बड़ी IT कंपनीज के लोग जुड़े हुए हैं। वैसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जो IT के आपके करता धरता है बिल गेट्स, वो आज दुनिया के डॉक्टर बन गए, बिना डॉक्टरी पढ़े, और स्कूल के ड्रॉप आउट हैं, जिन्होंने कभी मेरे ख्याल से कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया, वो आज पूरी दुनिया के डॉक्टर बने फिर रहे हैं, और दुनिया को वैक्सीन कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया में अब नॉर्मल लाइफ कोई जी नहीं सकता जब तक वो मेरे जो जहर के टीके हैं, वैक्सीन के टीके हैं, 7 बिलियन लोग वो नहीं लगा लेते। तो वैसे ही भारत के भी अपने बिल गेट्स हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया कि इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के नारायण मूर्ति हैं, नंदन दिले के नहीं है, HCL टेक्नोलॉजी के शिव नादर हैं, विप्रो टेक्नोलॉजीज के अजीम प्रेमजी, ये सब सहयोगी हैं बिल गेट्स के। तो जब ये संस्था बनाई गई तो ये एक तरह से पूरी तरह से इलीगल संस्था थी, और इसको एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे स्थापित किया गया। अभी इलीगल क्यों थी, अनलॉफुल इसलिए थी क्योंकि भारत सरकार की आज तक कोई पॉलिसी नहीं है जिसके अंतर्गत आप हेल्थ या एजुकेशन में कोई भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बना सकते हैं। यानी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट आप साइन करें किसी प्राइवेट पार्टी के साथ, यानी कि सरकार साइन करे और फिर उसको एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह के स्थापित करे, ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं। तो जब भारत सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है तो फिर ये संस्था बनी कैसे, और क्या किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ इन लोगों के बीच में, मैकेंसी और गेट्स फाउंडेशन और भारत सरकार के बीच में? तो आज तक इस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पता नहीं है। यानी जब हमने RTI एप्लीकेशंस भी फाइल की भारत सरकार के यहाँ कि भाई आप बताइए आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इसको बनाने में, तो हमें कुछ मिला नहीं। तो एक तरह से पूरी तरह से अवैध, गैर कानूनी, इलीगल ये संस्था बनाई गई। और
इस संस्था को इतनी पावर दे दी गई, जब ये लॉन्च फंक्शन हुआ जो मनमोहन सिंह ने किया मार्च 2006 में, तो उसमें भारत सरकार के पूरी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ की पूरी पॉलिसी, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी की सारी एक तरह से गेट्स फाउंडेशन को सौंप दी गई, बिल गेट्स को, जो कि मेन प्रमोटर था PHFI का, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का। तो यहां तक कहा मनमोहन सिंह सरकार ने कि भारत ये एक नया पब्लिक हेल्थ का मॉडल लेके आएगी PHFI पूरे भारत में, ना सिर्फ केंद्र सरकार में बल्कि राज्य सरकारों में भी, जबकि ये हम जान लेंगे पब्लिक हेल्थ एक भारत के संविधान में एक कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी स्टेट्स का भी उतना ही अधिकार है पब्लिक हेल्थ पे जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का संविधान के मुताबिक। लेकिन मनमोहन सिंह ने ना सिर्फ केवल केंद्र सरकार में PHFI को स्थापित कर दिया कि जैसे ये भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री के भी ऊपर एक संस्था बना दी गई, बल्कि यहां तक कहा कि स्टेट्स में भी एक नया मॉडल लेके आएगी पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पे, यानी सारी की सारी पावर एक तरह से सौंप दी गई बिल गेट्स को, जो कि मेन प्रमोटर था पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का। तो इस तरह की पावर्स जो मनमोहन सिंह ने एक तरह से उसको दे दी, जो इलीगल थी, जो जिसपे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं हुआ, यानी किसी किस्म का कोई कागज आपको नहीं मिलेगा भारत सरकार में जिसपे लिखा हुआ है कि ये भारत सरकार ने उनके साथ अनुबंध जो है साइन किया है, ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक ओपन एंडेड सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई भी बिलियनियर है उसमें सीट उसको मिल सकती है, यानी उसको बिलियनियर होना बस उसकी क्वालिफिकेशन है और कुछ नहीं। पब्लिक हेल्थ में किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना मैकेंसी का कोई रिकॉर्ड है पब्लिक हेल्थ में कुछ काम करने का, ना गेट्स फाउंडेशन का कोई रिकॉर्ड है, ना इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के नारायण मूर्ति का कोई रिकॉर्ड है, ना नंदन नीलेकनी का कोई रिकॉर्ड है, ना शिव नादर का कोई रिकॉर्ड है। इनका किसी तरह से पब्लिक हेल्थ में कुछ काम करने का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये लोग पब्लिक हेल्थ के एक तरह से कर्ता धर्ता बन गए और ये आज तक बने हुए हैं। यानी आज भी अगर आप देखें PHFI की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं कि उनके जो गवर्निंग बोर्ड में कौन लोग बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं, जिसमें नारायण मूर्ति आपको मिलेंगे, जिसमें आपको नंदन नीलेकनी की वाइफ रोहिणी नीलेकनी भी उसमें बैठी थी। इस समय रतन टाटा का जो खास आदमी है टाटास का, राम दोरई जो TCS का, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज का हेड था, बहुत साल तक रहा राम दोरई, वो आपको इसका चेयरमैन इस समय मिलेगा, जो कि चेयरमैन है इस समय PHFI का। और इससे पहले आनंद महिंद्रा भी रह चुके हैं, नारायण मूर्ति भी रह चुके हैं, 2 बार रह चुके हैं बल्कि नारायण मूर्ति। तो ये लोग हैं जो चेयरमैन बन रहे हैं और गवर्निंग बोर्ड के मेंबर बन रहे हैं। अच्छा, इसमें भारत सरकार के भी, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखें PHFI की, तो आप पाएंगे कि उनके जो गवर्निंग बोर्ड है उसमें वो लिखा हुआ है उन्होंने उनकी वेबसाइट पे कि उसमें भारत सरकार के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स हैं, वो भी उसमें बैठे हुए हैं। तो जब आप भारत सरकार से पूछेंगे कि ये संस्था जो एक अवैध संस्था है जिसका कुछ अता पता ही नहीं है कि ये संस्था किस कानून के तहत बनाई गई, किस नियम के तहत बनाई गई, किस पॉलिसी के तहत बनाई गई, तो इसमें आपके सेक्रेटरी लेवल लोग क्या कर रहे हैं जो आपके अधिकारी हैं, तो इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। आप उनसे पूछेंगे क्या आप बता सकते हैं कि किसी तरह की परमिशन या अप्रूवल आपने दिया हो इन अधिकारियों को PHFI के गवर्निंग बोर्ड में बैठने का, तो इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। वो कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, किसी मिनिस्ट्री के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे आप ये पता लगा सकें कि उस मिनिस्ट्री ने कोई उनको परमिशन दी है अपने अधिकारियों को इस फ्रॉडुलेंट संस्था में बैठने की। जो बिल गेट्स का एक तरह से क्रिमिनल क्लब ही मैं कहूंगा इसको, एक क्रिमिनल क्लब है जो भारत सरकार के अंदर बैठा हुआ है, भारत सरकार को कंट्रोल कर रहा है। और भारत की सिर्फ एक मिनिस्ट्री नहीं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कंट्रोल नहीं कर रहा, भारत सरकार की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि बिल गेट्स का एजेंडा केवल पब्लिक हेल्थ नहीं है। पब्लिक हेल्थ तो सिर्फ बहाना है, पब्लिक हेल्थ से पूरी भारत सरकार पे कब्जा करना और फिर पूरे भारत के अंदर ये एक बायो सिक्योरिटी का और मेडिकल मार्शल लॉ नाफिज करना, लागू करना, ये एजेंडा है बिल गेट्स का। और बिल गेट्स का एजेंडा और भी है, कैशलेस का एजेंडा भी है, क्योंकि गेट्स फाउंडेशन भी जो भारत में काम कर रही है वो भी पूरी तरह से अवैध संस्था है। क्यों? गेट्स फाउंडेशन जो है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये किसी भी तरीके से भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है, ना तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, ना ये पब्लिक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड है, ना ये किसी एक सेक्शन 25 कंपनी के तहत रजिस्टर्ड है, यानी कंपनी लॉ के अंडर भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो फिर ये चल कैसे रही है भारत में? गेट्स फाउंडेशन भारत में इतनी सारी फंडिंग, करोड़ों रुपए की, करोड़ों डॉलर की जो फंडिंग लेके आ रही है, ये कहाँ से ला रही है? और जो यहाँ पे लोगों को खरीदा जा रहा है गेट्स फाउंडेशन द्वारा, ये कैसे मुमकिन हो पाया है? क्योंकि RBI ने एक स्पेशल लाइसेंस दे दिया है गेट्स फाउंडेशन को भारत में ऑपरेट करने का।
यानी गेट्स फाउंडेशन का हेडक्वार्टर सिएटल में है, जो बिल गेट्स का होम टाउन है, और वहां से वो एक तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे एक ऑफिस खोल लिया भारत में और वो अपना धंधा चला रहे हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, क्योंकि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने उनको एक स्पेशल लाइसेंस दे दी है फेमा के अंतर्गत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत, कि आप भारत के अंदर जितनी मर्जी फंडिंग लाइए, जो मर्जी गोरख धंधा कीजिए, आपको सब अलाउड है। उसमें पब्लिक हेल्थ भी आ जाती है, उसमें कैशलेस का एजेंडा भी आ जाता है, जो भारत में डिमोनेटाइजेशन हुआ कि किसी तरीके से यहाँ पे जो कैश है उसको खत्म करके यहाँ पे डिजिटल करेंसी को लागू किया। ये भी बिल गेट्स का ही एजेंडा है। तो गेट्स फाउंडेशन का एजेंडा केवल पब्लिक हेल्थ नहीं है, पब्लिक हेल्थ तो सिर्फ एक बहाना है। इसके अलावा वो पूरे का पूरा जो जितनी भी इंसानी जिंदगी है उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको वो बदल देना चाहते हैं, और उसमें सब पे एक डिक्टेटरशिप वो लागू करना चाहते हैं। तो ये एजेंडा उनका है, और ये परमिशन उनको आरबीआई से मिली हुई है। और गेट्स फाउंडेशन का जो बच्चा है वो पीएचएफआई है, जिसने 14 साल से भारत सरकार पे कब्जा किया हुआ है और कई मिनिस्ट्रीज पे कब्जा किया हुआ है और टॉप के ब्यूरोक्रेट्स को खरीदा हुआ है, और पूरी तरह से अवैध रूप से। भारत सरकार आज तक ये बता नहीं पाई कि ये जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्थापित की गई बिल गेट्स द्वारा, इसका क्या कानूनी इसकी रूपरेखा है, किस नियम के तहत ये स्थापित की गई। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, इससे ये जनता जो है वो इतनी मासूम बन के बैठी हुई है, उनको इतना क्लीन चिट, मतलब बहुत खूबसूरत सा नजारा दिखा करके उनको भ्रमित किया गया है। तो जिस तरह से अवेयरनेस फैल रही है, फिर भी भारत में जनता जो है वो चुप बैठी हुई है, आवाज अभी भी उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। ऐसा क्या कारण हो सकता है? देखिए, भारत में एक सबसे बड़ा कारण जो आप देखेंगी वो ये पाएंगी कि ये जो एजेंडा कोरोना वायरस के रूप में हमें देखने को मिला है पिछले 6 महीने से, इसमें भारत का हर राजनीतिक दल शामिल है। भारत में एक काम ये हुआ है, जो पूरे एक पॉलिटिकल प्रोसेस है वहां भारत में, ये है कि लोग ये भूलते जा रहे हैं कि समाज की अपनी एक ऑटोनॉमी होती है, अपनी एक स्वायत्तता होती है। समाज सरकार से नहीं चलता। मेरा घर जो है वो इसलिए नहीं, मेरा जो घर चल रहा है वो सरकार ऑर्डर दे रही है इससे नहीं चल रहा। एक कम्युनिटी, एक नेबरहुड इसलिए नहीं चलता क्योंकि सरकार उसको ऑर्डर करती है ऐसे करो ऐसे करो। एक हमारी समाज में ऑटोनॉमी होती है। तो भारत में ऑटोनॉमी खत्म होती जा रही है राजनीतिक प्रोसेस इतना खतरनाक है भारत में कि लोग ये भूल चुके हैं कि राजनीति जो होती है वो समाज को नहीं चलाती। ये समाज है जो जिसकी नौकर होती है राजनीति। ये तो अब जब सारे राजनीतिक दल आपके एक पेज पे आ जाएं और एक षड्यंत्र में शामिल हो जाएं, तो फिर भारत का जो समाज है वो मजबूर हो जाता है। उनको ये समझ में नहीं आता अब हम करें तो क्या करें। तो ऐसा नहीं कि भारत में लोग ये समझते नहीं कि ये फ्रॉड हो रहा है, लेकिन आज उनके पास कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बचा नहीं जहां वो अपनी आवाज को भी उठा सके, क्योंकि मास मीडिया भी एक नौकर है, एक सर्वेंट है, एक एजेंट है आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज का, और पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग करती है टॉप बिजनेस उनका। तो इन तीनों का नेक्सस हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज, बिग बिजनेस और मास मीडिया। ये तीनों एक ही पेज पे आ गए। अब आपके पास विरोध के लिए किसी प्रकार का कोई जरिया बचा ही नहीं। अब अखबारों में जो लिखा जा रहा है वो झूठ लिखा जा रहा है, और ना केवल आज से नहीं, जब ऐसे कोरोना वायरस का षड्यंत्र 6 महीने से स्टार्ट हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि गेट्स फाउंडेशन की एक्टिविटीज पे आज तक कुछ क्रिटिकली नहीं लिखा गया, थोड़ा बहुत लिखा गया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं। जैसे कि गेट्स फाउंडेशन की इन्वॉल्वमेंट है भारत में जो वैक्सीनेशन के लिए, भारत में जो वैक्सीनेशन की गई और उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हुए, उसमें जो बहुत लोगों की जान का नुकसान हुआ, लोगों के बच्चों की डेथ हुई है, भारत में पैरालिसिस हुए हैं बहुत सारे, जो पोलियो वैक्सीन को प्रमोट किया गेट्स फाउंडेशन द्वारा, एचपीवी वैक्सीन को प्रमोट किया गया, उसमें बहुत बच्चों की मौतें भी हुई हैं गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। जो पूरा षड्यंत्र है इसको कभी समझाया ही नहीं गया। जैसे इस षड्यंत्र के ताने बाने हर चीज से जुड़े हैं, कैशलेस का एजेंडा भी जुड़ा हुआ है इन्हीं ग्लोबलिस्ट क्रिमिनल्स के, जिसमें बिल गेट्स शामिल है, पब्लिक हेल्थ का एजेंडा भी इससे जुड़ा हुआ है। तो इन सारे ताने बाने को जोड़ के, इन सारी डॉट्स को कनेक्ट करके जनता को कोई समझा सके कि यह षड्यंत्र चल रहा है भारत में पिछले 15-20 सालों से।
तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। और इस पर्टिकुलर ये जो षड्यंत्र हुआ है कोरोना वायरस, इसमें जैसे मैंने बताया सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे हैं। जो ड्रामा है जो हम रोज अखबारों में देखते हैं और टेलीविजन पे देखते हैं, वो केवल और केवल ड्रामा है, जिसमें ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ हैं। अगर आप देखें पीएचएफआई में, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो स्थापित की गई, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी शामिल थी, बीजेपी भी शामिल है। बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने स्पेशल हेल्प की पीएचएफआई को गुजरात में इस्टेब्लिश करने की। यानी कांग्रेस तो इसमें शामिल थी ही, जिन्होंने बहुत हेल्प की। कांग्रेस के तो ये जो के श्रीनाथ रेड्डी जो प्रेसिडेंट है पीएचएफआई के, वो कांग्रेस के ही आदमी है। कांग्रेस का जो एक पूरा एक इनका जो एक डायनेस्टी लॉयलिस्ट, इनका जो पूरा गैंग है, उसी गैंग के ये मेंबर हैं के श्रीनाथ रेड्डी, जिनके पिताजी जो थे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, जो गवर्नर भी रहे कांग्रेस के कई स्टेट्स के, रघुनाथ रेड्डी। तो कांग्रेस और गेट्स फाउंडेशन की तो बहुत गहरा संबंध है। गेट्स फाउंडेशन से तो बहुत फंडिंग मिलती है, बहुत रिश्वत मिलती है आप कांग्रेस पार्टी को। अगर कांग्रेस पार्टी की आप जो राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसमें सोनिया गांधी बैठी है, राहुल गांधी बैठी है, उनकी फंडिंग को देखिए, अभी जाके आप देख सकते हैं। आप अपने दर्शकों से कहिए कि वो राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाएं और उनकी फंडिंग को देखें, और उसमें देखें कि गेट्स फाउंडेशन से उनको कितनी फंडिंग मिली है पिछले सालों में, और पीएचएफआई से कितनी फंडिंग मिली है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों ही बिल गेट्स के की संस्थाएं हैं, गेट्स फाउंडेशन और पीएचएफआई। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। 100 करोड़ के करीब इनको 2013 से 2018 तक मिले हैं गेट्स फाउंडेशन और पीएचएफआई से। अच्छा, जब पीएचएफआई को बनाया गया 2006 में, तो कांग्रेस के अलावा और पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल थी, जिसमें मैंने बताया बीजेपी भी शामिल थी। बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने इनको जमीन दी पीएचएफआई को गुजरात में, अहमदाबाद में, और एक अपना पब्लिक हेल्थ स्कूल इनको एस्टेब्लिश करने दिया, ये बिल गेट्स की पीएचएफआई को, और पैसा भी दिया, यानी फ्री में, फ्री ऑफ चार्ज सरकारी जो आपके पब्लिक एक्सचेकर से उन्होंने उनको जमीन दी और उनको बहुत बड़ी फंडिंग दी, और उन्होंने अपना पब्लिक हेल्थ स्कूल एस्टेब्लिश किया अहमदाबाद में। इसी प्रकार से बीजू जनता दल के जो नवीन पटनायक है, उन्होंने भी इनको भुवनेश्वर में इनको अपना पब्लिक हेल्थ स्कूल एस्टेब्लिश करने में हेल्प की। तो बीजू जनता दल इसमें शामिल हो गया, बीजेपी शामिल हो गई। लेफ्टिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको याद होगा कि 2006 में जब ये बनाई गई पीएचएफआई, जब गेट्स फाउंडेशन ने एक तरह से भारत सरकार पे कब्जा करना शुरू किया, तो यूपीए 1 की सरकार थी, और यूपीए 1 को कौन सपोर्ट कर रहा था, उनके सहयोगी, कांग्रेस के सहयोगी दल कौन कौन थे? ये जितने भी सहयोगी दल थे, ये सब इस षड्यंत्र में एक तरह से शामिल थे, और वो चुपचाप अपनी आंखें मूंदे बैठे थे और इसको कोई विरोध नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो सरकार में भी शामिल थे। जो लेफ्ट पार्टी थी, सीपीआई और सीपीएम, वो बाहर से सपोर्ट कर रही थी यूपीए का उस समय 2006 में, जब यूपीए 1 की सरकार थी। तो लेफ्ट पार्टीज भी षड्यंत्र में शामिल हो गई। अब मुझे बताइए कौन सा दल बचा? अब कोई भी नहीं बचा। तो आपके सारे मेन जो दल हैं, सारे के सारे इस षड्यंत्र में शामिल थे। लेफ्ट पार्टीज की अगर आप रवैया देखें इस कोरोना षड्यंत्र में पिछले 6 महीने में, तो वो पूरी हेल्प करने वाला है। पूरी दुनिया में जो लेफ्ट पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज जो हैं, वो इस षड्यंत्र में हेल्प कर रही हैं उन ग्लोबलिस्ट क्रिमिनल्स का, जिन्होंने पूरी दुनिया पे ये एक जो षड्यंत्र है जो इम्पोज किया है। तो लेफ्ट पार्टीज, आपकी कम्युनिस्ट पार्टीज पूरी तरह से सहयोग कर रही हैं बिल गेट्स जैसे लोगों का। अच्छा, तो जी आप अपना कंप्लीट करिए, मेरे को क्वेश्चन पूछना है, बाद में मैं पूछूंगी। जी, तो जब ये षड्यंत्र शुरू हुआ भारत सरकार पे कब्जा करने का, तब साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट पे भी कब्जा करने का इनका प्लान था, और वो उन्होंने किया शुरू से ही। जैसे मैंने बताया कि 4 जगह पे इन्होंने अपने पब्लिक हेल्थ स्कूल बनाए। एक हैदराबाद में, जो कि यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, जिसमें उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वाईएसआर रेड्डी। तो वाईएसआर रेड्डी ने बहुत हेल्प की पीएचएफआई को एस्टेब्लिश करने में आंध्र प्रदेश में। बीजू जनता दल के जो नवीन पटनायक, उन्होंने हेल्प की उड़ीसा में उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, और फिर नरेंद्र मोदी ने उसको गुजरात में एस्टेब्लिश किया, और आज हम उसका नतीजा भी देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने बजाय कि पीएचएफआई पे कोई एक्शन लेने के और पीएचएफआई की दुकान बंद करने के, जो कि बिल गेट्स का एक तरह से की संस्था है, उसको बंद करने के, इन्होंने उसको कुछ नहीं किया। उन्होंने पीएचएफआई के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद। और आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने गेट्स फाउंडेशन एक तरह से 6 महीने से भारत सरकार को भी कंट्रोल किए हुए हैं, या भारत के प्रधानमंत्री को भी कंट्रोल किए हुए हैं। ये भी हम देख सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि अगर आप देखें
पिछले 6 महीने में डायरेक्ट हॉटलाइन है बिल गेट्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, जो कि हम ऑलमोस्ट रेगुलरली देख रहे हैं कि वो उनको बता रहे, कभी वो उनकी तारीफ कर रहा है, बल्कि इन्होंने अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से बिल गेट्स को अवार्ड दिए जा रहे हैं, बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है उसकी तरफ से नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिए जा रहे हैं, और जो वैक्सीन माफिया है उसका भी हेल्प कर रही है भारत सरकार इस समय, बहुत उनको बल्कि फंडिंग दे रही है। भारत सरकार की अगर आप फंडिंग देखें पिछले कुछ महीनों की देख लें, तो जो गावी है, एक संस्था है GAVI गावी, जो ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है बिल गेट्स का, उसको बहुत सारी फंडिंग भारत सरकार से मिल रही है। सेपी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है बिल गेट्स की, जो एक और उसकी वैक्सीन माफिया का हिस्सा है, कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, शायद इसका फुल फॉर्म है CEPI, जो कि 2017 में बनाई गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक मीटिंग के में, जिसमें भारत भी शामिल था, यानी मोदी सरकार भी उसमें शामिल है। तो सेपी को भी बहुत सारी फंडिंग दी जा रही है। तो पूरा जो बिल गेट्स का वैक्सीन का जो गोरख धंधा है, उसमें भारत सरकार न केवल सहयोग कर रही है बल्कि उनको उनकी फंडिंग कर रही है, और अपने अधिकारियों को भी इन्होंने नियुक्त किया हुआ है। यानी गावी की इस समय जो डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अनुराधा गुप्ता, वो कभी एडिशनल सेक्रेटरी थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, जो कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को भी संभाले हुई थी, उनके उनके चार्ज में था वो, और आज वो डेप्टी CEO बनी हुई है बिल गेट्स की गावी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में है। ऐसे सेपी का अगर आप गवर्निंग बोर्ड देखें, जो एक और संस्था है बिल गेट्स की, जो वैक्सीन का एक तरह से माफिया है, CEPI, उसके भी अगर आप गवर्निंग बोर्ड पे देखें तो आप पाएंगे उसमें इंडिया के एक टॉप वायरोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है गगनदीप कांग, जो कि इस समय भारत सरकार की एक और साइंटिफिक संस्था है उसकी वो अध्यक्ष हैं, वो भी उसमें गवर्निंग बोर्ड में बैठी हुई है सेपी की। तो आप पाएंगी कि भारत सरकार न केवल हेल्प कर रही है बल्कि अपने ही अधिकारियों को अपॉइंट कर रही है बिल गेट्स की जो फ्रॉडुलेंट जो संस्थाएं हैं, जो ये इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं, जिसमें मैंने PHFI का नाम लिया, गावी का नाम लिया, सेपी का नाम लिया। अब आप PHFI को देखिए, PHFI के जो इस समय प्रेसिडेंट है 14 सालों से, वो जिसे मैंने बताया जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेसी की डायनेस्टी के परिवार से आते हैं, वो के श्रीनाथ रेड्डी उनका नाम है। वो तो कार्डियोलॉजिस्ट थे एम्स में, जो कि एम्स तो भारत सरकार की एक संस्था है, ऑटोनोमस संस्था है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आती है। उसके वो कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट के हेड थे, जो बना दिए गए प्रेसिडेंट PHFI के 2006 में, क्योंकि एक तरह से इलीगल अपॉइंटमेंट थी, वो अपॉइंटमेंट भी पूरी तरह से इलीगल थी जो डेपुटेशन पे हुई। तो भारत सरकार हर तरीके से हेल्प कर रही है गेट्स फाउंडेशन की, माफिया की और बिल गेट्स की। और फिर अब जो बिल गेट्स जुड़ा हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसने ग्रेट रीसेट का ऐलान किया है कि पूरी दुनिया की जो मानव जीवन है उसको पूरी तरह से हम रीऑर्गेनाइज कर देंगे और रिकास्ट कर देंगे। ग्रेट रीसेट जिसको नाम दे रहे हैं, ग्रेट रीसेट। ये ग्रेट रीसेट है भी, इसको कहा जा रहा है न्यू नॉर्मल भी कहा जा रहा है। यानी पूरे दुनिया में अब लोगों की जिंदगी वैसी हो ही नहीं सकती जैसी वो पहले थी, क्योंकि अब एक नया निजाम है, एक नई व्यवस्था है जो उनके ऊपर लागू कर दी गई है या थोप दी गई है, और जिसकी बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है। ये वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसने अक्टूबर 2019 में, कुछ महीना पहले, जब एक कोरोना षड्यंत्र हुआ उससे कुछ महीना पहले ही, जिसने एक ड्रेस रिहर्सल की थी न्यूयॉर्क में गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलके, जिसमें जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी भी शामिल थी और जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी शामिल थी और गेट्स फाउंडेशन भी शामिल थी। इन्होंने एक ड्रेस रिहर्सल की थी कि पेंडेमिक आने वाला है, पेंडेमिक आने वाला है और उससे पूरी दुनिया बदलेगी, और वो वही हुआ फिर कुछ ही महीनों के अंदर। तो ये पूरे के पूरे षड्यंत्र में भारत सरकार उनकी हेल्प कर रही है। और अब जब लोगों को डराया जा रहा है ये कह के कि वैक्सीन के टीके अगर आपने नहीं लगाए तो आपकी जिंदगी नॉर्मल हो नहीं सकती, आपके बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, आप आपकी जिंदगी में कुछ भी नॉर्मल, आप शॉपिंग नहीं कर सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप रेलवे की टिकट आपको नहीं मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक कि आप वैक्सीन के टीके नहीं लगाओगे, खुद भी नहीं लगाओगे और अपने बच्चों को नहीं लगवाओगे। तो ये इसके अंदर भी भारत सरकार शामिल है और इसके अंदर भी किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं हो रहा, क्योंकि भारत सरकार ने जो पट्टी पढ़ाई है यहाँ पे जनता को, जिसमें मीडिया उनके साथ शामिल है, रोज लोगों को डराने का काम कर रहा है, और जिसमें आपका बिग बिजनेस भी शामिल है, जिसमें मैंने बहुत सारे नाम आपके सामने अभी लिए, बिलियनियर्स एंड टॉप बिलियनियर्स जिसमें शामिल है, रतन टाटा और ये सब लोग। तो रोज ये पट्टी पढ़ाई जा रही है लोगों को कि वैक्सीन के टीके ही आपको इस भयंकर महामारी से बचाएंगे, जो कि भयंकर महामारी है ही नहीं अगर आप डेटा को देखें तो। यानी उस डेटा की भी बात हमें करनी चाहिए कि जो डेटा आपके सामने रखा जा रहा है,
जिसमें ICMR भी शामिल है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है। तो ICMR के बारे में मैं बता दूं कि उसमें भी ICMR का कब्जा पे बिल गेट्स का इस तरह का कब्जा है कि ICMR का कुछ महीने पहले, शायद 10-12 महीने पहले एक फंक्शन हुआ जिसमें जो बिल गेट्स ने अवार्ड दिए। और किनको अवार्ड दिए? साइरस पूनावाला, जो उनके दोस्त हैं, जो इस पूरे वैक्सीन माफिया में उनके साथ हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो मालिक हैं पूना में, उनको अवार्ड दिया गया। किरण मजूमदार शाह को इनाम दिया गया, जो कि आजकल बिल गेट्स की चहेती हैं और इस पूरे षड्यंत्र में वो भी अपनी दवाइयां बेचने का काम कर रही हैं, बायोकॉन की मालिक हैं वो। तो ऐसे लोगों को अवार्ड दिया गया। तो आप पाएंगे कि ICMR पे भी एक तरह से बिल गेट्स का कब्जा हो चुका है। और भारत सरकार की जो और साइंटिफिक संस्थाएं हैं, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी आती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि ICMR के ही अंडर आती है, जो कि पुणे में एक संस्था है जो वायरोलॉजी की सबसे बड़ी संस्था है, उस पर भी आप देखेंगी कि बिल गेट्स का पूरा इन्फ्लुएंस है। और इसके अलावा CDC जो है अमेरिका की, उसका इन्फ्लुएंस है। तो ये उन्हीं के एजेंडे पे चल रही है, जो आपकी ग्लोबलिस्ट क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने ये पूरा कोरोना वायरस का षड्यंत्र किया है। तो आपको हर जगह पे भारत सरकार की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। हम ये उम्मीद करते हैं भारत सरकार से कि वो जनता की रक्षा करेगी। जनता की रक्षा करना तो दूर की बात है, वो इस षड्यंत्र में सारी पॉलिटिकल पार्टी आज की शामिल नहीं है। मैंने 14 साल की हिस्ट्री, मैं इस पे आर्टिकल्स लिख रहा हूँ PHFI पे 2011 से। सबसे पहला आर्टिकल मैंने लिखा था 2011 में, जो कि बहुत लंबा आर्टिकल था, जो मैंने पब्लिश किया था मार्च 2011 में। और उसके बाद मैंने और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे और आज तक मैं लिखता आया हूँ। तो मैंने 14 साल से ट्रैक किया है कि कैसे बिल गेट्स ने भारत सरकार पे कब्जा किया और कैसे ना केवल एक मिनिस्ट्री बल्कि कई मिनिस्ट्रीज पे, जैसे मैंने 2 मिनिस्ट्रीज का नाम आपके सामने लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो डायरेक्टली शामिल थी PHFI को बनाने में। इसके अलावा और मिनिस्ट्रीज भी हैं जिसपे इनका कब्जा है। RBI पे आप देख सकती हैं, RBI के जो डिप्टी गवर्नर थे, जिनका नाम है नचिकेत मोर, जो पहले ICICI बैंक में काम करते थे और जो ये पूरा जो एक कैशलेस एजेंडा से भी जुड़े हुए हैं, और ये जो जिसको माइक्रो फाइनेंस कहते हैं हम, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी जिसको कहते हैं, उससे भी बहुत साल वो जुड़े रहे। वो तो गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष, भारत में जो गेट्स फाउंडेशन की ब्रांच है उसके अध्यक्ष थे वो, नचिकेत मोर, जो कि RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी CEO रह चुके हैं। और इसी RBI ने बाद में गेट्स फाउंडेशन को पूरा एक स्पेशल लाइसेंस दिया भारत में ऑपरेट करने का और कैशलेस एजेंडा का, और डीमोनेटाइजेशन के लिए भारत एक तरह से मोदी सरकार को पुश किया गया। RBI ने एक स्पेशल कमेटी बनाई गेट्स फाउंडेशन की कहने पे, और उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो नचिकेत मोरी थे, जो कि गेट्स फाउंडेशन के बाद में जो गेट्स फाउंडेशन की इंडियन ब्रांच के भी अध्यक्ष रह चुके 3-4 साल। वो उस कमेटी के अध्यक्ष थे। और उस कमेटी में ये रेकमेंड किया गया कि कैसे हमें एक तरह से भारत में कैश को खत्म करके एक डिजिटल करेंसी लेके आनी है। और डिजिटल करेंसी का जो एक पर्पस है, मकसद है, वो ये है कि सारी जनता की आजादियों पे एक तरह से रोक लगाई जाए, और ताकि उनकी सारी ट्रैकिंग हो सके, किस तरह के ट्रांजैक्शन वो कर रहे हैं, जो फ्री ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ होते हैं एक हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी में, समाज में, उन सब पे कैसे रोक लगाई जाए, और ताकि उनके जितने भी ट्रांजैक्शन आपस में होते हैं, लेन देन होता है, उस पर एक तरह से हमारा निगरानी रहे, सर्वेलेंस रहे। ये डिजिटल करेंसी का और कैशलेस का एजेंडा है, जो कि बिल गेट्स का एजेंडा है और गेट्स फाउंडेशन का एजेंडा है भारत में, जिसमें RBI ने उनकी मदद की। इवन ये जो रघुराम राजन बाद में गवर्नर बने, इनका भी संबंध, इनका भी दोस्ती है बहुत ये नचिकेत मोर से, जो कि गेट्स फाउंडेशन से जुड़े गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष थे भारत में। तो ये पूरा एक नेटवर्क है जिसमें आपके टॉप बिलियनियर्स शामिल हैं, जिसमें टॉप ब्यूरोक्रेट्स को भी खरीदा हुआ है इन्होंने। यानी आज आप ये कह ही नहीं सकते कि भारत सरकार में कौन सा ब्यूरोक्रेट है टॉप लेवल का, सेक्रेटरी लेवल का IAS ऑफिसर है, जो जिसके बारे में ये कहा जा सकता हो कि क्या ये भारत सरकार के लिए काम कर रहा है या गेट्स फाउंडेशन के लिए काम कर रहा है। क्योंकि भारत सरकार से इधर से वो रिटायर हुआ या उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, उधर वो किसी गेट्स फाउंडेशन की संस्था के लिए काम करना शुरू कर देता है, चाहे वो गावी हो, चाहे वो सेपी हो, चाहे वो PHFI हो। और PHFI के बोर्ड में ये लोग बैठे हैं। PHFI के बोर्ड में और कौन कौन लोग बैठे हैं? मोंटेक सिंह आलूवालिया बैठा हुआ है, पता नहीं तब से 2006 से ही। सेवा एक संस्था है अहमदाबाद बेस्ड, जो कि एक ट्रेड यूनियन है, जिसमें महिलाओं की ट्रेड यूनियन कहा जाता है, इला।
उनकी भी एक मीराई चैटर्जी हैं जो बैठी हुई हैं पीएचएफआई की गवर्निंग बोर्ड में। तो कुछ एनजीओ को भी उन्होंने मिला रखा है, और ये इनका ताल्लुक एनएसी से भी था, जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी सोनिया गांधी ने, उसका भी एक गहरा संबंध है गेट्स फाउंडेशन के साथ भी और पीएचएफआई के साथ भी। तो पीएचएफआई में बहुत सारे लोग, पीएचएफआई की गवर्निंग बोर्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिसमें AK शिव कुमार है, जिसमें अमर्त्य सेन है, जिसमें मीराई चैटर्जी है, जो पीएचएफआई के गवर्निंग बोर्ड में भी बैठे हुए थे और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में भी बैठे हुए थे। तो सोनिया गांधी का बहुत गहरा संबंध है गेट्स फाउंडेशन को एक तरह से जगह देने का भारत सरकार में, और गेट्स फाउंडेशन को एक तरह से भारत सरकार पे गेट्स फाउंडेशन का कब्जा कराने का पीएचएफआई के थ्रू। तो ये सारा नेक्सस जब भारत में है, तो भारत में रेजिस्टेंस हो कैसे पाएगी, आप ये बताइए। क्योंकि लोग, समाज अपनी ऑटोनॉमी को भूल चुका है। लोग ये भूल चुके हैं कि अपने पड़ोस में, अपनी कम्युनिटी में, अपने घरों में, अपने समुदायों में वो इंडिपेंडेंट हैं। सरकार उनकी नौकर है। लोकतंत्र में सरकार आपकी नौकर होती है। आपने आज सरकार को अपना माई बाप बना लिया, और ऊपर से ये जो 2014 से ये जो ऑनस्लॉट हुआ है भारत पे, हिंदू और हिंदुत्व, और इसमें आपने ये कहा कि ये हिंदुओं का हृदय सम्राट है, ये जो आरएसएस का प्रचारक है, जो योगा प्रमोट करने के नाम पे आज गेट्स फाउंडेशन की वैक्सीन माफिया को प्रमोट करने में लगा हुआ है, उनको फंडिंग देने में लगा हुआ है, जो सरकारी पैसा, जो जनता का पैसा है वो देने में लगा हुआ है। और कहने को तो योग प्रमोट कर लिया और लोग खुश हो गए और उछलने लगे कि ये तो व्यक्ति ने तो पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति को प्रमोट कर दिया। भारतीय संस्कृति को प्रमोट करना तो दूर की बात है, प्राणायाम कराना तो दूर की बात है, प्राणवायु भी लोगों की आज छीन ली गई है, लोगों के मुंह पे पट्टियां बांध के। तो योगा प्राणायाम को प्रमोट नहीं किया, प्राणवायु भी छीन ली। किसने? आरएसएस प्रचारक ने, जिसने आपको 2014 से लेकर आज तक लोगों को इस तरह से संबोधित किया है कि लोग अगर किसी फोरम पे कोई क्रिटिसिज्म भी करते हैं, जो वैलिड क्रिटिसिज्म है सरकार का, तो उसको भी दबा दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, लोगों की आवाजों को बंद कर दिया जाता है। तो कैसे लोगों की आवाज उठेगी? मीडिया आपका शामिल है, टॉप के बिलियनर्स आपके शामिल हैं, साइंस पे इन्होंने कब्जा। कुछ भी कहो, अगर आप किसी व्हाट्सएप फोरम पे भी अगर आप ये कहो कि ये फ्रॉड है, तो बोलेंगे इस फोरम पे आप अनसाइंटिफिक बातें मत कीजिए, जैसे साइंस का ठेका सबने ये ले रखा है। यानी फ्री डिस्कशन को रोकना इनके हिसाब से साइंस है। साइंस इनके हिसाब से अथॉरिटी से चलती है। किसी ने अगर कह दिया तो वो साइंस हो जाएगी। किसी का नाम आप ले लो कि वो साइंटिस्ट है, उसने ये कहा तो ये साइंस है। लेकिन जो फ्री डिस्कशन हम करते हैं वो साइंस नहीं है। जो क्रिटिकली हम चीजों को देखते हैं वो साइंस नहीं है। ओपन डिस्कशन करना साइंस नहीं है। ओपन इंक्वायरी करना साइंस नहीं है। फ्री थिंकिंग करना साइंस नहीं है। बस किसी अथॉरिटी का नाम लो, WHO कह रहा है, वो साइंस है। WHO के जो इस समय अध्यक्ष बने हैं वो भी गेट्स फाउंडेशन के नौकर हैं। जो ये टेड्रोस इस समय बने हैं, इनका गहरा संबंध के श्रीनाथ रेड्डी से है, जो कांग्रेस के डायनेस्टी के माफिया के, जो पीएचएफआई के इस समय प्रेसिडेंट बने बैठे हैं 14 साल से। ये IHME करके एक संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में स्थापित की गई 2007 में। 2006 में पीएचएफआई बनी, 2007 में IHME बनी, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, जो कि बिल गेट्स की फंडिंग से ही बनाई गई। सिएटल तो आपको पता है कि सिएटल में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन है, जो होम टाउन है बिल गेट्स का, तो जिसको बहुत फंडिंग मिलती है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन को बिल गेट्स से। तो IHME का जो गवर्निंग बोर्ड था उसमें 2 लोग थे। एक तो हमारे रेड्डी साहब थे, के श्रीनाथ रेड्डी, जो पीएचएफआई के प्रेसिडेंट है। एक थे उसमें टेड्रोस, जो इस समय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इस समय अध्यक्ष बने हुए हैं। ये दोनों ही बिल गेट्स के आदमी हैं। इन दोनों को जो ये ग्लोबल हेल्थ इंपीरियलिज्म जो दुनिया में चल रहा है, इसमें जो खास एक स्थान दिया गया रेड्डी को और टेड्रोस को, ये दोनों बिल गेट्स की बदौलत ही मिला है। वैसे ही जैसे रजत गुप्ता जो बिल गेट्स के का कारिंदा था, जिसने भारत में पीएचएफआई को स्थापित किया, मैकेंजी का जो हेड था, उसी प्रकार से रेड्डी और टेड्रोस जो है इस समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, ये दोनों कारिंदे हैं बिल गेट्स के। और टेड्रोस को जो अध्यक्ष बनाया गया WHO का, ये भी बिल गेट्स की मेहरबानी से ही हुआ है। ये IHME का, जो मैंने बताया, IHME जो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में बनाई गई 2007 में, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, उसके गवर्निंग बोर्ड में टेड्रोस भी बैठे थे और रेड्डी भी बैठे हुए थे। ये दोनों एक तरह से दोनों को जानते हैं, दोनों दोस्त हैं और बिल गेट्स के कारिंदे हैं। तो बाद में इन्हीं टेड्रोस को, ये इथियोपिया के पॉलिटिशियन है, ये भी कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन है, लेफ्टिस्ट हैं। तो ये शुरू से ही बिल गेट्स की जो माफिया में शामिल हैं टेड्रोस, और इनको खास तौर पे बिल गेट्स की मेहरबानी से
WHO का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि WHO के सबसे बड़े प्राइवेट फंडर इस समय जो हैं वो बिल गेट्स ही हैं। यानी गेट्स फाउंडेशन भी फंडिंग दे रही है और गेट्स फाउंडेशन से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, गावी वगैरह, वो भी WHO को फंडिंग देती हैं। तो सबसे बड़े फंडर जो इस समय हैं WHO के, वो बिल गेट्स हैं। तो जब लोग ये सवाल करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया ही एक षड्यंत्र में शामिल हो गई, सारी सरकारें हो गई, WHO भी हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो फिर उनको ये देखना चाहिए कि सारे ताने बाने कैसे एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, तो उनकी समझ में आएगा, इस सवाल का उनको जवाब मिलेगा। गेट्स फाउंडेशन WHO की सबसे बड़ी फंडर है, ये एक सच्चाई है जो आप खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप चेक करेंगे और उनकी फंडिंग को आप देख लेंगे। तो IHME के बारे में भी मैं बता दूं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन था, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन का, जो है अभी भी संस्था, इसमें इनका लॉकडाउन में सबसे बड़ा हाथ है, भारत में भी और यूएस में भी। ये एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है भारत और यूएस का। तो खतरनाक किस्म के जो लॉकडाउन लगाए गए, जिनको मैं जेनोसाइडल लॉकडाउन कहूंगा, जिसमें कातिलाना लॉकडाउन कहूंगा, जिसमें लोगों को मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई, कि लोगों को वाकई एक तरह से खत्म कर देने की कोई एक थी। तो ऐसे जो लॉकडाउन लगाए गए भारत में भी और अमेरिका में भी, इसमें IHME का बहुत बड़ा हाथ है। IHME एक बहुत बड़ा सहयोगी भी है PHFI का और फंडर भी है। इनकी फंडिंग कोई 2016 में कोई 1.70 करोड़ की है, 1 करोड़ 70 लाख के करीब इन्होंने फंडिंग की थी। तो IHME PHFI की, तो IHME जो है, और जैसे मैंने बताया PHFI और IHME में कॉमन ये है कि दोनों ही गेट्स फाउंडेशन की रैकेट्स हैं, दोनों ही गेट्स फाउंडेशन की बनाई हुई संस्थाएं हैं। IHME जो थी, इसने एक प्रिडिक्टिव कंटेजन मॉडल्स दिए यूएस गवर्नमेंट को भी और इंडियन गवर्नमेंट को भी PHFI के थ्रू, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो कोरोना वायरस है, इससे कितने मिलियन लोग जो हैं वो इन्फेक्ट होंगे, संक्रमित होंगे, और फिर पता नहीं लाखों की मौत हो सकती है इससे। ये इन्होंने एक तरह से मार्च में या फरवरी मार्च में कहना शुरू किया, यूएस में भी और इंडिया में भी, और लोगों को डराने का काम शुरू किया। और मीडिया में फिर इनको बहुत उछाला गया, इन बातों को ये कहा गया कि इतने सारे लोग, मिलियंस ऑफ लोग हैं जो संक्रमित होने वाले हैं और इतने सारे लोग मर जाएंगे, इसलिए लॉकडाउन जरूरी है। ये लॉकडाउन को जस्टिफाई करने का काम जो है वो IHME के कंटेजन मॉडल्स ने किया। ये प्रिडिक्टिव कंटेजन मॉडल भी आप इनको कहते हैं। प्रिडिक्टिव कंटेजन मॉडल मतलब कि हम पहले से ही एक तरह से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इतने लोग इससे संक्रमित होंगे और इतने लोगों के मरने का खतरा है, या वो खतरनाक तरीके से संक्रमित हो सकते हैं, जिनके लिए फिर अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी, ICUs की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारी हेल्थ केयर सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल सर्विसेज की। तो ये जो मॉडल दिए गए, ये IHME ने दिए। तो IHME का रोल है एपिडेमियोलॉजी का, जिसको ये एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, जो एक तरह से इनकी जो एपिडेमियोलॉजी है बिल गेट्स की, वो पूरी तरह से फेक साइंस है, झूठी एपिडेमियोलॉजी है, जिसमें इन्होंने डराया लोगों को, जिसमें IHME इसकी एक संस्था है, जैसे मैंने बताया। तो IHME की पहले से ही एक तरह से पार्टनरशिप है PHFI के साथ और ICMR के साथ भी है। यानी 3 संस्थाएं का आपस में पार्टनरशिप है, जो 2015 में साइन की गई। जब सौम्या जो थी, सौम्या जी, जो हमारी सौम्या स्वामीनाथन है, जो आजकल WHO में बैठी हैं, जो ICMR की अध्यक्ष हुआ करती थी 2015 में, इन्होंने ये पार्टनरशिप, इनके समय में ये पार्टनरशिप हुई थी 2015 में, PHFI के बीच, IHME के बीच और ICMR के बीच, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी संस्था है एक तरह से मेडिकल रिसर्च को रेगुलेट करने के लिए। तो इन तीनों के बीच में एक ये समझौता हो गया और पार्टनरशिप हो गई, जिसमें इन्होंने एपिडेमियोलॉजी पे एक तरह से पार्टनरशिप की। पूरे भारत के अंदर ये एक तरह से जानेंगे कि लोगों को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और एपिडेमियोलॉजी पे एक रिसर्च करेंगे। तो ये षड्यंत्र एक तरह से, यानी IHME का जो रोल है वो 2015 से इस तरह से शुरू हो गया, और यानी ICMR पे भी एक तरह से उनका कब्जा हो गया। और जब ये कोरोना वायरस का षड्यंत्र शुरू हुआ इस साल के शुरू में, तो इन्होंने पूरी दुनिया को डराने का काम शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि हमारी एपिडेमियोलॉजी के जो मॉडल्स हैं, प्रिडिक्टिव कंटेजन मॉडल, उनके मुताबिक इतने बिलियंस लोग हैं वो संक्रमित होने वाले हैं, और डराने का काम शुरू किया और उनको उछाला गया मीडिया में, और इस तरीके से फिर लॉकडाउन जस्टिफाई हो गया। यानी जब मार्च में नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को अनाउंस किया, तो उसके बाद एक जस्टिफिकेशन हो गई कि इतने लोग मरने वाले हैं, जिसमें PHFI ये रोल अदा कर रहा है। यानी PHFI भी डराने का काम कर रहा है IHME के साथ,
जो कि बिल गेट्स की संस्था है। इसके अलावा मैं बता दूं कि इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में जिस संस्था ने ये डराने का काम किया उसका नाम है इंपीरियल कॉलेज, लंदन में है जो इंस्टीट्यूट। इंपीरियल कॉलेज को भी जो फंडिंग मिलती है वो भी बिल गेट्स से ही मिलती है। यानी पूरी दुनिया में जो जो संस्थाएं जिन्होंने डराने का काम किया प्रेडिक्टिव कंटेजन मॉडल के जरिए, और जिन्होंने जस्टिफाई किया कि ऐसे लॉकडाउन की जरूरत है क्योंकि लाखों लोग मर जाएंगे इसलिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है, इन सभी में ये डराने के काम में सारी बिल गेट्स की जो फंडेड संस्थाएं हैं वो मौजूद हैं। तो इस प्रकार से ताने बाने सभी संस्थाओं के मिल रहे हैं। अब डब्ल्यूएचओ की जो सौम्या स्वामीनाथन है, जो आज डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट बनी हुई है, ये आईसीएमआर की अध्यक्ष हुआ करती थी, ये भी षड्यंत्र में शामिल है। ये एक लफ्ज नहीं बोलती वैक्सीन माफिया के खिलाफ, जबकि जब ये ऑफ कैमरा होती है इनकी हुई एक वीडियो वायरल हुआ था यूट्यूब पे कि वैसे तो ये कहती फिरेंगी लोगों को कि वैक्सीन जो है वो ठीक ठाक है और वैक्सीन जरूरी है, लेकिन जब एक डब्ल्यूएचओ का कोई वैक्सीन पे एक 10-11 महीना पहले एक कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनल उनकी कॉन्फ्रेंस, जिसका वीडियो वायरल हो गया था यूट्यूब पे, तो उसमें ये कह रही है कि हमारा किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है वैक्सीन की सेफ्टी पे, कि वैक्सीन से क्या क्या इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसमें कोई नियंत्रण डब्ल्यूएचओ का नहीं है, ना ही हमारे पास ऐसे प्रोटोकॉल हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल, जो जिससे ये हम इंश्योर कर सकें कि किसी तरह का कोई नुकसान लोगों के शरीर में नहीं होगा जब वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। अब ये एक लफ्ज नहीं बोलती, तो आप इनके ताने वाने को भी देख लीजिए। ये आईसीएमआर के अध्यक्ष थी जब इन्होंने समझौता किया बिल गेट्स की आईएचएमई के साथ और बिल गेट्स की पीएचएफआई के साथ। अच्छा, ये 6 महीने में जो भारत में ये चल रहा है षड्यंत्र कोरोना वायरस से लोगों को डराने का, झूठी महामारी से लोगों को डराने का, इसमें पीएचएफआई का आप रोल देखिए। जितनी भी मास मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है और अखबार है, न्यूज़पेपर है, ये पीएचएफआई की रेड्डी को बुलाते हैं बाइट्स के लिए। जो भी आप देखिए किसी टीवी चैनल में ये बैठे हैं रेड्डी साहब और अपना ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को और कह रहे हैं कि जी मास्क लगाइए और बिना वैक्सीन के कुछ नहीं हो सकता और ये और वो, यानी लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। इनके जो पीएचएफआई के एक और एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, गिरिधर बाबू उनका नाम है, डॉक्टर गिरिधर बाबू, ये भी इनको भी बुलाया जाता है टीवी चैनल्स में और ये भी इसी तरह का ज्ञान बांट रहे हैं बिल गेट्स का, और जो इनकी फेक साइंस है और फेक एपिडेमियोलॉजी है उसको बांट रहे हैं और लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। तो डराने के काम में जब सारे लोग शामिल हो गए, सरकार भी शामिल हो गई, सरकार के तो अधिकारी गेट्स फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया अनुराधा गुप्ता है जो उनके लिए काम कर रही हैं, ये गगनदीप कांग है जो बैठी हुई है सेपी के गवर्निंग बोर्ड में, ये जो श्रीनाथ रेड्डी है जो कभी कार्डियोलॉजिस्ट हुआ करते थे एम्स दिल्ली के, आज बैठे हुए हैं पीएचएफआई के, वो अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। और पीएचएफआई में और पता नहीं कितने अय्या दुरई और पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो बैठे हैं, सारे गेट्स फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं, गेट्स फाउंडेशन से पैसे ले रहे हैं। भारत सरकार के सर एक मिनट, अय्या दुरई का आपने नाम लिया तो मैंने आपको रोका, क्योंकि जो शिवा अय्या दुरई की बात कर रहे हैं आप? नहीं, शिवा अय्या दुरई नहीं, ये कोई अय्यप्पा, इनके नाम शायद मैं, हो सकता है मैं इनके नाम, ये कुछ और है इनके नाम है, ये अय्या दुरई नहीं है, वो अय्या दुरई कोई और, वो तो खैर उनकी तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो तो बहुत बड़ा, उनकी तो मैंने इन ब्लॉग्स में अपने लिंक्स भी प्रोवाइड किए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं एक और कोई ऑफिसर है इनका नाम मैं शायद अय्या राव करके है उनका नाम शायद, जो कि इनके डेप्यूटी हैं रेड्डी के, जो कि पीएचएफआई में, मैं उनकी बात कर रहा था, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो शिवा अय्या जो रही हैं वो तो बहुत अच्छे इंसान है, वो तो अवेयरनेस फैला रहे हैं जी, उस षड्यंत्र को पूरा एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आप गेट्स फाउंडेशन की संस्थाओं को देख लें तो उसमें भारत सरकार, जो कल तक भारत सरकार के लिए काम कर रहे थे अधिकारी, वो आज बैठे हुए हैं, और ये भारत सरकार में भी जब बैठे हुए हैं तो भी आप देख सकती हैं पीएचएफआई के गवर्निंग बोर्ड के अंदर जो भारत सरकार के, ये दावा किया जा रहा है पीएचएफआई की तरफ से कि ये भारत सरकार के अधिकारी भी हमारे गवर्निंग बोर्ड में बैठे हुए हैं, जबकि जब आप भारत सरकार से पूछते हो कि आपने कब परमिशन दी इनको बैठने की पीएचएफआई में, तो उनका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। आप आरटीआई पे फाइल करके देख सकते हैं, आपके जो दर्शक हैं उनको भी आरटीआई फाइल करके पूछना चाहिए कि ये पीएचएफआई नाम का गोरख धंधा क्या है, उनको कोई जवाब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये अवैध संस्था है। आज तक किसी को ये नहीं पता कि ये संस्था का, आज तक इसकी कोई गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हुई हो जो किसी ने सुना हो कि उस गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग में क्या हुआ, किसी को नहीं पता। ये एक पूरी तरह से एक राज है, एक राज है जो आज तक खुला नहीं है कि उसकी भारत सरकार को भी नहीं पता। अगर भारत सरकार से पूछेंगे कि अगर आपके अधिकारी बैठे हैं इनके गवर्निंग बोर्ड में, तो गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग में आप उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग को क्यों नहीं पब्लिक करते हैं, बताएं कि उस गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग में होता क्या है, क्या डिस्कस होता है। ये बिल गेट्स का जो षड्यंत्र चल रहा है, जरा हम भी जाने कि क्या हो रहा है पीएचएफआई की मीटिंग्स के अंदर, तो वो कुछ नहीं बताएंगे।
आपको कोई जवाब नहीं मिलने वाला आरटीआई में भी, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री पे भी एक हेल्थ मिनिस्ट्री तो डरते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के जो टॉप ऑफिशियल हैं उनमें हिम्मत ही नहीं है कि वो इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी करें। मैंने कितनी कंप्लेंट्स डाली हैं, मैंने 2018 में ही कंप्लेंट्स डाली थी इनके खिलाफ, मोदी सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मैंने कम से कम 4 या 5 कंप्लेंट्स डाली थी जिसपे कुछ एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि पीएचएफआई को आगे मेरा नाम लीक कर दिया गया कि इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है, और मेरे खिलाफ उन्होंने एक डेफेमेशन नोटिस भी डाल दिया था 2018 में। यानी पीएचएफआई की तरफ से मेरे जैसे आदमी को, जिसको कोई जानता भी नहीं, तो एक ब्लॉग लिखता है छोटा मोटा, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया से भी कई सालों से नहीं जुड़ा हुआ, मेरे खिलाफ एक 2.5 करोड़ का डेफेमेशन नोटिस आ गया था 2018 में, जिसकी कॉपी अगर आप चाहें तो मेरे ब्लॉग पे देख सकते हैं। उसकी एक फोटो कॉपी मैंने, स्कैन कॉपी मैंने डाली हुई है, आप देख सकते हैं। ब्लॉग्स भी आपको सारे मिल जाएंगे, सारे लिंक्स भी आपको मिलेंगे, और जिन डॉक्यूमेंट्स की मैं बातें कर रहा हूँ वो सब आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। तो मेरे खिलाफ इन्होंने डेफेमेशन, जब मैंने कंप्लेंट की मोदी सरकार से पीएचएफआई की, ये गोरख धंधा है और ये एक स्कैम चल रहा है, तो उल्टा उन्होंने मेरा नाम लीक कर दिया पीएचएफआई को, और पीएचएफआई ने मुझे एक डेफेमेशन नोटिस भेज दिया। तो आप पाएंगे कि भारत सरकार इस षड्यंत्र में शामिल है, पॉलिटिकल पार्टीज इस षड्यंत्र में शामिल है, कोई उसके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स वो खरीद चुके हैं रिश्वतें देके। फंडिंग देख सकती हैं, कांग्रेस पार्टी की फंडिंग 2013 से 2018 की 98.7 करोड़ की कुछ का फंडिंग है, अभी जाके आप चेक कर सकती हैं उनकी वेबसाइट पे, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट पे आप जाइए और उनका फंडिंग का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जितनी भी संस्थाएं गेट्स फाउंडेशन से जुड़ी हैं, खतरनाक संस्था, जॉन हॉपकिंस सेंटर, और तो और जो आपकी वेलकम ट्रस्ट, ये एमोरी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, आईएचएमई, जो जितनी ग्लोबलिस्ट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी जुड़ी है, डब्ल्यूईएफ से भी, जिन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है, वो सारी फंडिंग देती है पीएचएफआई को। पीएचएफआई की 2016 की फंडिंग 140 करोड़ की है, 140 करोड़। 2017 तक पीएचएफआई भारत का पूरा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पे काबिज थी। ना सिर्फ काबिज थी, बल्कि पीएचएफआई का जो ऑफिस था वो सेक्रेटेरिएट बना हुआ था भारत के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। जो नटाजी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, NATAGI, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड फॉर इम्यूनाइजेशन, ये भारत सरकार की एपेक्स संस्था है जो भारत सरकार के डिसीजन लेती है इम्यूनाइजेशन पे, वैक्सीनेशन पे, जो टीके लगेंगे भारत के लोगों को। इसका नाम है NTAGI, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया। उसकी जो सेक्रेटेरिएट थी वो पीएचएफआई को बनाया हुआ था 2017 तक। यानी गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स का कब्जा 2017 तक पूरे भारत के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पे था। एपेक्स बॉडी NATAGI जो चल रही थी वो पीएचएफआई के दफ्तर से चल रही थी। पीएचएफआई का जो दफ्तर है वहां से भारत सरकार का ऑफिस चल रहा था 2017 में। ये जो थी इन्होंने बंद किया, ये मोदी सरकार ने। इसके लिए कुछ लोग उसको क्रेडिट देते हैं मोदी सरकार को, कि मोदी सरकार ने चलो एक काम तो किया कि गेट्स फाउंडेशन को बाहर निकाला, यानी जो एक तरह से सेक्रेटेरिएट बनी हुई थी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की। लेकिन ये एक कॉस्मेटिक काम था, यानी इसका कोई असर नहीं हुआ। और अगर इसका असर हुआ होता तो गेट्स फाउंडेशन के खिलाफ भी एक्शन हुआ होता भारत में, और पीएचएफआई के खिलाफ भी एक्शन हुआ होता, और इनकी दुकानों को बंद किया गया होता। पर वो दुकानें बंद नहीं हुई हैं, जिसका सबूत यह है कि ये कोरोना का षड्यंत्र भारत में हो पाया है, जो कि नहीं हो पाता अगर भारत सरकार मदद ना करती। तो अगर मोदी सरकार मदद, तो पूरी दुनिया में नहीं हो पाता। ये अमेरिका में भी नहीं हो सकता था, यूरोप में भी नहीं हो सकता था, एशिया और अफ्रीका में भी नहीं हो सकता था, किसी कॉन्टिनेंट में नहीं हो सकता था, अगर भारत सरकार मदद ना करती तो। नहीं की तो जो NATAGI से गेट्स फाउंडेशन को निकाला गया, ये एक बहुत छोटा कदम था। 2017 तक कैसे ये लोगों का कब्जा रहा भारत के इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम पे। वो लोग जो HPV वैक्सीन से हमारे बच्चों को मारते रहे गुजरात में और आंध्र प्रदेश में, वो लोग जो पोलियो वैक्सीन को प्रमोट करके 10-10, 12-12 दवाएं पिलाई गई ऑरल पोलियो वैक्सीन की गेट्स फाउंडेशन के कहने पे छोटे छोटे बच्चों को। मेरी बेटी को खुद को पता नहीं 10-12 बार उसको दवाई पिलाई गई है ओरियो, और उससे पोलियो जो है और बड़ा है, और उसको नाम कुछ और दे दिया गया कि ये पोलियो नहीं है तो कुछ और है। और 4,91,000 का आंकड़ा है, 4,91,000 बच्चों को पोलियो हुआ है सिर्फ पोलियो की दवा पी के। ये एडिशनल पोलियो सर, जो पैरालिसिस हुआ है। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने बोला कि लोगों को पोलियो की जो है वो ड्रॉप्स दी जा रही है बच्चों को,
और लोगों को जो है, आपने बताया बहुत सारे स्कैंडल्स हो रहे हैं, बड़े बड़े लेवल के स्कैंडल हो रहे हैं, तो एक छोटी जो कम निचले वर्ग के जो लोग हैं, जिनका रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीने वाला हिसाब किताब है, उन्हें तो कोई लेना देना ही नहीं है इन सब चीजों से। तो जब इतनी ये लोगों में अवेयरनेस तो थोड़ी बहुत है कि ये नुकसान करता है, तो जब ये सब चीजें दी जाती हैं बच्चों को, तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो मना क्यों नहीं करते? जब अवेयरनेस है भारत में, ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है लोगों को अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी लोगों को ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं बच्चे को फायदा करेगी, और क्यों वो मना नहीं करते? जी, इम्यूनाइजेशन जो जिसको नाम देते, इम्यूनाइजेशन भी एक यूफेमिज्म है, मुझे लगता है एक सही शब्द नहीं है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन से आपको ये इंप्रेशन दिया जाता है कि जैसे इम्यूनिटी नाम की जो चीज है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो एक इंजेक्शन के टीके से आप में आती है, जो कि एक झूठ है, एक सफेद झूठ है। क्योंकि इम्यूनिटी हम सब जानते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी हमारे अंदर होती है हर इंसान के अंदर, वरना तो हम सब मर जाएंगे, क्योंकि वायरस तो हमारे अंदर हमेशा से है, कोरोना वायरस भी हमारे अंदर है। अगर आपको कभी भी ठंड हुई है, सर्दी जुकाम हुआ, तो आपके अंदर कोरोना वायरस भी है। वायरस से भी तो हम जीते हैं, रोज सांस ले रहे हैं, हवा में वायरस है, बैक्टीरिया है, सब कुछ है। बैक्टीरिया तो हमारी बॉडी में अगर नहीं होंगे तो हम मर जाएंगे। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब हमारी बॉडी में करोड़ों अरबों की संख्या में है। इम्यूनिटी एक नेचुरल हमारे बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमें किसी भी इंजेक्शन से नहीं मिलती है। पहली चीज तो हम ये, इसलिए इम्यूनाइजेशन भी एक गलत शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है, हमें वैक्सीनेशन ही शब्द प्रयोग करना चाहिए, मतलब इंजेक्शन लगाना किसी को। इम्यूनाइजेशन एक मिसलीडिंग टर्म है। अब भारत में जिसको ये इम्यूनाइजेशन कहते हैं, जिसको मैं वैक्सीनेशन कह रहा हूं, ये प्रोग्राम शुरू से ही सरकार चला रही है, और सरकार पे जो लोगों का ट्रस्ट है, सरकार पे लोगों का ट्रस्ट है, इसी वजह से लोगों का फिर ये जो टीका लगाने का जो कार्यक्रम है, इस पे भी है। तो इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम चूंकि सरकार चलाती है और सरकार पे लोग ट्रस्ट करते हैं, सरकार पे लोगों की श्रद्धा है कि हाँ, सरकार अगर कुछ कर रही है तो अच्छा ही होगा, सरकारी अस्पताल है तो उसमें कम से कम कुछ हमारे साथ ओवरचार्ज हमें नहीं किया जाएगा, कुछ खास बड़ा धोखा हमारे साथ नहीं होगा। सरकारी बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जिन पे लोगों का भरोसा होता है, तो सरकार पे जिस प्रकार से लोगों का भरोसा है, उसी प्रकार का भरोसा लोगों का सरकारी कार्यक्रम में है, जिसमें आपका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शामिल है, जिसको आप यूआईपी कहते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं। तो ये एक ट्रेडिशन भारत में चला आया है आजादी के बाद से। लेकिन ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, ये लगातार इसको एक्सपेंड करने की कोशिशें जारी हैं बहुत सालों से। पहली चीज तो ये कि इम्यूनिटी आपकी इन टीकों से होती है, इसको कैसे हम प्रूव करेंगे? क्या इसके लिए भी कोई कंक्लूसिव स्टडीज मौजूद हैं? यानी बहुत कॉमन जो रोग हैं उनके लिए भी, जैसे मीजल्स को ही आप ले लें, इसमें भी डिस्प्यूट है, और मेडिकल साइंस के अंदर भी डिस्प्यूट है कि क्या वाकई वैक्सीन हमें रोग से प्रोटेक्ट करती हैं। ये हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है जो काम कर रही है। नेचुरल इम्यूनिटी तो हम में सब में है, तो अगर किसी ने टीका लगवा लिया और उसकी नेचुरल इम्यूनिटी उससे इंटैक्ट है, तो तब भी वो रोग से अपना उसका प्रतिरोध हो जाएगा, और जिसने नहीं लगवाया उससे भी हो जाएगा। तो सबूत प्रमाण अगर आप ढूंढेंगे तो आपको दोनों तरफ मिलेंगे, यानी जिन्होंने कभी टीका नहीं लगाया उनको भी आज तक नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन फिर भी सब कुछ जानने के बाद भी लोग टीका लगवाते हैं। आपने खुद 10 बार अपनी बच्ची को पोलियो का ड्रॉप दिलवाया है। मैंने 10 बार, मैंने 8-10 बार, वो इसलिए कि उस समय मेरी भी अवेयरनेस नहीं थी, और ये पल्स पोलियो का प्रोग्राम चल रहा था, और आए दिन हर समझिए संडे को हर 2 महीने में एक कोई व्यक्ति आपके यहाँ आएगा, घर नॉक करेगा और बोलेगा कि आपके यहाँ अगर 6 या 7 साल से बच्चा छोटा है कोई, तो उसको ये दवाई पिलानी है। और तब तक हमें ये पता नहीं था कि ये दवाई का क्या नुकसान है। ये तो अवेयरनेस मुझ में भी बाद में आई है, यानी ये कुछ साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने भी कोई ऐसा नहीं कि, तो अब आप भारत में सरकार के अंडर ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इनको एक्सपैंड करने का षड्यंत्र चल रहा है पिछले कई सालों से। यानी अभी पेंटावेलेंट वैक्सीन भारत में, एक वैक्सीन जिससे 5 रोगों का इलाज होगा। ये पेंटावेलेंट वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स हुए हैं, इस पे जेकब पुलियल हैं, डॉक्टर जेकब पुलियल, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और बहुत सारे साइंटिफिक पेपर भी उन्होंने पब्लिश किए हैं, आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं कि तो पिछले कुछ सालों में ये इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है। यानी जो पहले जिन रोगों का आप जो शामिल थे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, उनका भी आपको कोई कंक्लूसिव
प्रमाण नहीं मिलता कि वो आपको रोगों से बचा रहे हैं। अब आप गेट्स फाउंडेशन और इन संस्थाओं, रॉकफेलर फाउंडेशन के इन्फ्लुएंस में आके आप और भी बीमारियों को शामिल किए जा रहे हैं, जिससे मैंने बताया पेंटाविलेंट वैक्सीन को इंक्लूड किया गया है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। अब ये और भी रोगों को करेंगे, जैसे इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है, फ्लू की वैक्सीन है, उनको भी ये करेंगे, फिर ये कहेंगे कोविड वैक्सीन को भी कर लो। यानी लगातार इन वैक्सीन को शामिल करते जाएंगे और इस तरह से वैक्सीन का जो माफिया है उनका कारोबार बढ़ता जाएगा। आज ये कह रहे हैं वो तो बढ़ता ही रहेगा। जी जी, वो तो बढ़ता ही रहेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में का सरकारी होने एक सबसे बड़ा रीजन है जी। लेकिन जब ये एक्सपेंशन हुआ है तो अब अवेयरनेस आने का लोगों में रीजन है, लेकिन साइड इफेक्ट्स जो हो रहे हैं उनको एक तरह से प्रचारित नहीं किया जा रहा है। अगर आप जेकब पुलियल का नाम भी पूछें अपने दर्शकों से, कौन जानता है, वो नहीं जानते होंगे लोग। जेकब पुलियल ने जब ये लिखा कि इनके साथ और साइंटिस्ट भी शामिल हैं जिन्होंने ये पेपर लिखा है, जिसको डिस्कस भी किया गया कॉर्बेट रिपोर्ट वगैरह में भी, जो कि भारत में मीडिया में कोई डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन कॉर्बेट रिपोर्ट एक है कैनेडियन जर्नलिस्ट, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, जिन्होंने इसको डिस्कस किया है। 4,91,000 मैंने आपको बताया, जिसमें एक्स्ट्रा आपके पोलियो के पैरालिसिस के केसेस हुए। ये वैक्सीन को ये जो बहुत सारी जो वैक्सीन मल्टीपल जो डोजेस दी गई उसके बाद जो बच्चों में हुए हैं, जिसको एक अलग नाम दे दिया गया उस पैरालिसिस को, जैसे वो पोलियो नहीं है, वो कोई और पैरालिसिस है। और दुनिया में ये प्रचारित किया जा रहा है, भारत में ये प्रचारित किया जा रहा है कि पोलियो वैक्सीन से हमने एक तरह से पोलियो को इरेडिकेट कर दिया, जो कि झूठ है, क्योंकि 4,91,000 केसेस आपके हो चुके हैं और जो एक्चुअली वैक्सीन की वजह से हुए हैं साइंटिस्ट के मुताबिक। तो अब इन बातों को प्रचारित नहीं किया गया। तो आप पूछिए जरा अपने दर्शकों से कि कितने लोग जेकब पुलियल के उस साइंटिफिक पेपर से वाकिफ हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रेस लोगों को एजुकेट नहीं कर रही है, हिंदी अखबार भी नहीं कर रहे, अंग्रेजी अखबार भी नहीं कर रहे। तो आप कहेंगी वो लोग जो आम भाषा में समझते हैं तो फिर उनको हिंदी अखबारों को तो करना चाहिए, तो फिर हिंदी अखबार भी इसमें शामिल हो गए। तो हिंदी अखबार आज 6 महीने से क्या कर रहे हैं? क्या हिंदी अखबार लोगों को कोरोना ही कर रहे हैं? वो लोगों को ये तो नहीं बता रहे कि ये डेथ के में फजिंग हो रही है, डेटा में फजिंग हो रही है, जो इन्फेक्शन का डेटा है, आरटीपीसीआर टेस्ट कितना फ्रॉडुलेंट है ये भी नहीं बता रहे। आरटीपीसीआर टेस्ट में आप किसी भी तरीके से फजिंग कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। ये कह सकते हो कि कोई भी आदमी जिसमें आपको कोई भी कोरोना सेट का वायरस मिले, उसके स्प्यूटम में गले से निकाल के जो सैंपल, आप उसको कह देंगे जी ये तो पॉजिटिव है, ना तो उसमें सिम्टम है ना उसका कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको पॉजिटिव बता रहे हैं। और रोज अखबार इंडियन एक्सप्रेस में और हिंदू में और इन अखबारों में छप रहा है, आज हो गए 20,000 केस, आज हो गए 25,000 केस, और कोई भी किसी भी वजह से मर रहा है, कोमॉर्बिडिटी की वजह से, पहले से उसमें कोई रोग शामिल है, उसको आप कोरोना डेथ बता रहे हैं। कल एक एमपी की डेथ हुई है, 4 दिन पहले किसी कांग्रेसी एमपी हैं कोई तमिलनाडु में, उनकी डेथ हो गई, विजय, पता नहीं उनका नाम याद नहीं, तो एक एमपी है कांग्रेस के। आप इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, वो कोरोना से मर गए, ही डाइज ऑफ कोरोना, ये हेडलाइन है। जब आप उस खबर को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनका जो इलाज चल रहा था वो किसी और बीमारी का चल रहा था, वो चल रहा था न्यूमोनिया का। तो उन्होंने, अब चूंकि न्यूमोनिया को उनको कोरोना से जोड़ना है, तो उन्होंने वर्ड यूज किया कोविड न्यूमोनिया। he was actually being treated for COVID pneumonia। अब किसी से पूछे ये कोविड न्यूमोनिया किस चीज का नाम है? आप इंडियन एक्सप्रेस नया वायरस आया है, इंडियन एक्सप्रेस से पूछो ये कोविड न्यूमोनिया क्या होता है। एक तो न्यूमोनिया होता है, एक कोविड होता है, ये कोविड न्यूमोनिया क्या हुआ? पर आप उस खबर को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हेडलाइन जो है उस रिपोर्ट से भी, जो नीचे हेडलाइन के नीचे लिखा है उससे भी मैच नहीं करती। ऊपर हेडलाइन में लिखा है डाइज ऑफ कोविड और नीचे लिखा हुआ है ही डाइड ऑफ कोविड न्यूमोनिया, जबकि न्यूमोनिया का उसका सिम्टम्स है सबकी। अब जो न्यूमोनिया के सिम्टम है उसको आप बता रहे हो कोविड। एक सीओपीडी होती है बीमारी, जो सांस की बीमारी होती है, मेरी मदर की भी डेथ हुई है फरवरी में, और आज मैं कोई भी कह सकता है उनकी डेथ हुई इसी से, सांस रुकने से, उनको सीओपीडी था। सीओपीडी एक बीमारी होती है, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। तो कोई कहे जी मैं उनको आज बताऊं कि उनकी सीओपीडी से डेथ हुई, उनकी सांस की उनको प्रॉब्लम थी, पिछले उनकी डेथ से कोई 6 महीने पहले से उनको थी, उससे पहले नहीं थी 6 महीने। तो आज वो ये कह सकते हैं जी उनको तो कोविड था। अगर उनकी डेथ से 10 मिनट पहले ये टेस्ट कर लेते और कह देते कि ये कोविड पॉजिटिव है, तो फिर उनको भी कोविड की श्रेणी में डाल दिया जाता और कह दिया जाता ये भी कोरोना डेथ है। तो कोरोना डेथ, हर आदमी जो सांस की बीमारी से मर रहा है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से मर रहा है, जिसको सांस की कोई तकलीफ है, उसको आप कोविड, अगर वो कोविड पॉजिटिव हो गया, कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो आप उसको कोविड की उसमें डाल रहे हैं। इसलिए जो डेथ्स का नंबर भी सरकार दे रही है और आईसीएमआर दे रहा है, वो भी पूरी तरह से संदेहास्पद है और डूबियस है।
ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैंने देखा है साइट पे कि जो रिकवरी रेट है वो बहुत हाई है भारत में, बहुत ज्यादा हाई है, 74% जो दिखाया जा रहा है कि और ये भी बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोग भारत में जो हैं वो ऑलरेडी कोविड से होकर, मतलब उनके शरीर से कोविड होकर निकल चुका है और उन्हें पता भी नहीं है। तो रिकवरी रेट तो बहुत हाई है। तो एक बात बताइए कि वैक्सीन जो लॉन्च होने वाली है भारत में, ये सभी लोगों पे कैसे लगाई जाएगी? क्योंकि मेजोरिटी, बहुत सारे लोगों के अंदर एंटीबॉडी ऑलरेडी बन चुका है। तो जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको कभी हुआ नहीं है CV-19, उन्हीं के शरीर पे लगाया जाएगा। तो ये जो वैक्सीन जो भारत में आएगी, इसका किस तरह से वो हर एक मतलब भारतीय पे किस तरीके से ये इसको लगाएंगे? क्योंकि एक डर का माहौल क्रिएट हो गया है कि CV-19 की वैक्सीन आ रही है और मैंडेटरी होगी भारत में और हर किसी को लगवाना पड़ेगा, और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो तो सबको पता चल ही गए हैं ऑलमोस्ट। तो आप बताइए कि किस तरीके से वो हर किसी तक वो कैसे पहुंचाएंगे? जी, तो इसमें भारत में जो सीरोलॉजी टेस्ट हुए हैं, सीरोलॉजी का मतलब है कि जो ब्लड सीरम होता है उसमें ये चेक किया जाता है कि एंटीबॉडीज जो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता। पिंड है, रोग प्रतिरोधक पिंड होते हैं जो ब्लड में होते हैं, जिनको हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं, वो है या नहीं। तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये वायरस आपको ऑलरेडी अटैक, इसका मतलब कर चुका है, यानी आप संक्रमित हो चुके हैं शायद और आपको पता भी नहीं चला और आप ठीक भी हो गए, यानी आप ठीक भी हो गए। तो ये जो टेस्ट हुए हैं भारत में, दिल्ली में हुए हैं, पुणे में हुए हैं और भी जगहों पे हुए हैं, तो इनमें अगर आप देखें डेटा तो उससे लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनमें एंटीबॉडीज पाए गए हैं। जिसका मतलब ये है कि ये पिछले 6 महीने में ये हमें, अगर ये वायरस नाम की कोई चीज है, ये वायरस है या नहीं इस पे भी डाउट है, क्योंकि ये वायरस अभी तक आइसोलेट नहीं हुआ पूरी दुनिया में, यानी ये वायरस भी है, एक ऐसा नया वायरस भी है, इस पे भी डाउट है क्योंकि इसको आइसोलेट नहीं किया गया है। और जो एक कॉक्स पॉस्टुलेट्स होते हैं जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है किसी भी डिजीज कॉजिंग वायरस की के अस्तित्व को जांचने का, वो कॉक्स पॉस्टुलेट भी इस पे का जो टेस्ट है वो उस पे नहीं हुआ है इस वायरस पे। तो अगर ये वायरस है तो आप इससे संक्रमित हो भी चुके, अगर आपके खून में इसके एंटीबॉडीज हैं और आप ठीक भी हो चुके और आपको पता भी नहीं चला। तो ऐसे करोड़ों लोग भारत में हैं जो सीरोलॉजी टेस्ट से निकल के आए। तो जब एंटीबॉडीज आप में ऑलरेडी बन रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जो इम्यूनिटी वो ठीक से काम कर रही है, जो नेचुरल इम्यूनिटी, आपकी जो प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है। तो फिर आपको वैक्सीन की जरूरत क्या है? वैक्सीन क्या काम करेगी? वैक्सीन क्या काम करेगी? जी, मेरा सवाल दूसरा है जी। मेरा सवाल ये है कि आप जो बोल रहे हैं, आप मेरी बात बोल रहे हैं, मैंने बोला कि वैक्सीन जो है वो भारत में आने वाली है। हर मेजॉरिटी लोग जो है वो CV-19 से होकर गुजर चुके हैं और एंटीबॉडी उनके बॉडी में बन चुकी है। अब कहा यह जा रहा है कि वैक्सीन जो है भारत में उतारी जा रही है, उसका कुछ एक एजेंडा है उनका कि वो हर किसी को गुलाम बनाना चाहते हैं, पॉपुलेशन को कम करना चाहते हैं। तो जब इतनी ज्यादा तादाद में लोगों को ऑलरेडी CV-19 हो चुका है, एंटीबॉडी बन चुकी है, तो ये हर किसी के शरीर में वैक्सीन कैसे उतारेंगे? क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडी बनने के बाद तो वैक्सीन लग नहीं सकती है। और ये जो बोला जा रहा है कि डीपॉपुलेशन का एजेंडा है और लोगों को गुलाम बनाया जाएगा, तो कैसे बनाया जाएगा जब सबके शरीर में वैक्सीन जाएगा ही नहीं? जी, वैक्सीन को लोगों को जबरदस्ती थोपने के लिए जो बात चल रही है वो मैंडेटरी वैक्सीन की चल रही है। और जिन जगहों पे, जैसे भारत एक जगह है जहां पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। भारत में अभी तक एंटी वैक्सीन मूवमेंट कोई शुरू ही नहीं हुई आज तक, जो कि होनी चाहिए थी। भारत में ऐसे एक्टिविस्ट आपको मिल जाएंगे जो वैक्सीन के खिलाफ बोल रहे हैं, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के खिलाफ बोल रहे हैं, और साइंटिस्ट भी मिल जाएंगे, जैसे जेकब उलियल का मैंने नाम लिया, जो वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स हैं और वैक्सीन से जो मौतें हो रही हैं और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है, उस पर भी साइंटिफिक पेपर भी पब्लिश करते आए हैं। जैसे HPV वैक्सीन का मैंने बताया कि जिसमें मौतें हो चुकी हैं भारत में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में, और पोलियो का मैंने नाम लिया। तो एक्टिविस्ट आपको मिल जाएंगे, साइंटिस्ट आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी कोई, एक लोगों के एक ग्रास रूट्स मूवमेंट जिसमें लोग के अंदर ये अवेयरनेस हो और लोग कॉन्शियसली इसका विरोध कर रहे हो कि हाँ, हमें चॉइस मिलनी चाहिए कि हम लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो हमारे पास ये चॉइस होनी चाहिए कि हम नहीं लगाना चाहते तो हमारी ये फ्रीडम ऑफ चॉइस हमारे पास होनी चाहिए। ऐसी भी कोई मूवमेंट आपको नहीं मिलती। इसलिए ये भारत सरकार इस हद तक कॉन्फिडेंट है कि अगर ये वैक्सीन भारत में आई तो चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, कोई प्रतिरोध तो हो ही नहीं रहा,
इसलिए हम बहुत बड़ी आबादी को लगाने में कामयाब हो जाएंगे। वो इतनी बड़ी आबादी होगी कि फर्क नहीं पड़ता कि अगर एक छोटी सी एक आबादी का जो हिस्सा है उसमें रह भी जाए, उनको फिर एक तरह से आर्म ट्विस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा बाद में। यानी उनको एक तरह से शेम करना कि आप तो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं वैक्सीन ना लगा के, और इम्यूनिटी सर्टिफिकेट वगैरह भी इसमें जारी किए जा सकते हैं। यानी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको दी जा सकती हैं इंसेंटिवाइज करने के लिए कि अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो आपकी आजादी जो होगी वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगी, आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, आपके बच्चे स्कूल जा सकते हैं, सब कुछ आपके लिए नॉर्मल लाइफ हो जाएगी। और जो नहीं लगवा रहे उनको कई तरह से डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा कि चूंकि आपके पास इम्यूनिटी सर्टिफिकेट नहीं है या आपके पास वैक्सीन का प्रमाण नहीं है कि आपने लगवाई है, तो फिर आपके ऊपर कई तरह की बंदिशें हो जाएंगी। तो ये एक जरिया होगा। अब इसमें मैंडेट नहीं है, जरूरी है कि उन्होंने कानून पास किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब तो लेकिन मैंडेटरी जैसा ही हो गया, यानी आपको मजबूर कर दिया गया। इसको आप कोर्सिव वैक्सीनेशन कह सकते हैं, यानी आपको मजबूर किया जा रहा है, आपके ऊपर जबरदस्ती वो थोपी गई है। तो इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव का तरीका भारत में अपनाया जा सकता है। जो वेस्ट की कंट्रीज हैं जहां पे ये ऑलरेडी एंटी वैक्स मूवमेंट मौजूद है, वहां पे मैंडेट का खतरा ज्यादा है, वहां पे ऑर्डर पास किए जा सकते हैं कि आपको ये लगवानी पड़ेगी। भारत में जरूरी नहीं है कि मैंडेटरी वैक्सीन हो, लेकिन बिना मैंडेटरी वैक्सीन के भी लोगों को आंट्विस्ट करके लोगों को ये वैक्सीन बड़े आराम से लगाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज है ही नहीं। दूसरी बात यह कि वैक्सीन सिर्फ और केवल कुछ अगर कर सकती है, अगर वो ठीक से काम करती है तो कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज ही क्रिएट कर सकती है, पता नहीं वो कर पाएगी या नहीं। जो एंटीबॉडीज ये वैक्सीन पे तो डाउट है, आरएनए वैक्सीन आ रही है, इस पे तो थोड़ा डाउट है। वैक्सीन के बारे में हाँ, आरएनए पे मैं एक शब्द कह दूं कि आरएनए जो है, अगर आप देखें कि वैक्सीन की भी कई तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें कुछ में आपको एक वीकेंड जो वायरस इंजेक्ट किया जाता है बहुत ही एनफीबल करके, ताकि वो आपके अंदर वायरस बीमारी ना लेके आए, लेकिन किसी तरीके से वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करे, ये एक तरीका होता है। और भी इसमें तरीके हैं। तो एक तरीका जो नया लेके आ रहे हैं, ये आ रहे हैं mRNA, जिसको कहते हैं मॉडिफाइड आरएनए, शायद इसका नाम है, जिसमें आपको आपकी पूरे जेनेटिक मेकअप को चेंज किया जा सकता है। यानी मॉडर्ना की जो वैक्सीन है, जो बिल गेट्स ने जिसकी फंडिंग की है, ये जो वैक्सीन है ये mRNA की वैक्सीन है, जिसको गेट्स एक खास तौर पे प्रमोट कर रहा है। इससे ये साबित होता है कि अल्टीमेटली जो मकसद है वैक्सीन लगाने का 7 बिलियन लोगों को, दुनिया को, वो ये नहीं है कि कोविड से उनसे बचाव किया जाए, बल्कि उनके जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंज लाना है। इससे ये प्रमाणित होता है, क्योंकि गेट्स जो है वो खास करके मॉडर्ना की जो mRNA वाली वैक्सीन है, जो आज तक किसी पे टेस्ट नहीं की गई और उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी अच्छे नहीं आए हैं। जो लोग कह रहे हैं कि उसके एनिमल ट्रायल्स अच्छे हुए हैं जिसमें नतीजे अच्छे आए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअल में अगर आप पढ़ें, उनके नतीजे भी बहुत बुरे आए हैं। तो जेनेटिक मेकअप को चेंज कर सकती है, और इसको खास तौर पे बिल गेट्स प्रमोट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कोविड से बचाव नहीं है आपका एजेंडा, आपका एजेंडा कुछ और है। और मॉडर्ना की वैक्सीन की में एक जो इन्वेस्टर है वो आपके अजीम प्रेमजी भी है, जो विप्रो टेक्नोलॉजीज के मालिक हैं, जो करोड़पति हैं, भारत के बिलियनियर हैं। अजीम प्रेमजी भी, जैसे मैंने आपको बताया, खास दोस्त हैं बिल गेट्स के। उनकी जो गिविंग प्लेज है उसके अंदर भी वो शामिल हैं। जो यहाँ पर भारत के एक देसी बिल गेट्स हैं, वो भी यहाँ पे चैरिटी करते हैं, उसी प्रकार की चैरिटी जिस प्रकार की चैरिटी बिल गेट्स कर रहा है दुनिया पे एक तरह से काबिज हो रहा है। तो अजीम प्रेमजी भी एक तरह एक इन्वेस्टर है मॉडर्ना में। ये भी चीजें हमें जाननी चाहिए कि इन्वेस्टर कौन है इन खतरनाक तरह की जो वैक्सीन के कंपनीज है, उनमें भी भारत के लोग शामिल है, यानी अजीम प्रेमजी। तो mRNA वैक्सीन एक खतरनाक वैक्सीन है जो जेनेटिक चेंज आपके अंदर ला सकती है, जिससे आपको अपने आप को भी बचाना चाहिए और अपने बच्चों को भी। जी, तो ये वैसे भी 1.5 घंटा होने वाला है सर। आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है सभी लोगों को कि सभी लोगों को ये वैक्सीन जो आ रही है ये नॉर्मल वैक्सीन नहीं है जो आज तक जो बच्चों को दी गई है। बच्चों को जो आज तक वैक्सीन दी गई है वो एक क्लासिक तरीके से, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है बनाने का, उस तरीके से बना के दी गई है। उसमें भी बहुत सारे फॉल्ट और बहुत सारे नुकसान देखने को मिले हैं। और अब जो वैक्सीन लॉन्च हो रही है ये पूरी तरह से नया मतलब एक नया इन्वेंशन है जो कि ह्यूमन के लाइफ में जो है एक बहुत ड्रास्टिक चेंज ला सकता है।
तो आपके माध्यम से हम यही कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आ रहा है इस वक्त ये एक नॉर्मल वैक्सीन नहीं है। बहुत सारे लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि उनकी जान बचाने के लिए कोई टूल आ रहा है, जबकि उनकी जेनेटिक जो है वो डीएनए को पूरी तरह से वो चेंज कर सकता है। हो सकता है आप पे वो असर ना करे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां जो होंगी ना, वो सफर करेंगी। तो आज के लिए सर आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। वैसे टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मैं आपको फिर अपने एक शो में शामिल करूंगी, दोबारा हम फिर करेंगे लाइव। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद।